अच्छा, आज का जो सेशन है, जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें एक्सपीरियंस जो है लोगों के, वो हम शेयर करें। मतलब एक तो हमारा अपना एक्सपीरियंस है, जो हम शेयर करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही जो हमारे ट्रेनीज़ हैं या जो लोग हमारे साथ इस फेसबुक ग्रुप के अंदर वाबस्ता हैं, उन्हें भी हम चाहते हैं कि वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, चाहे वो एज़ अ वीए काम कर रहे हैं, एज़ अ ट्रेनर काम कर रहे हैं, एज़ एन इन्वेस्टर काम कर रहे हैं या एज़ अ बिज़नेस ओनर काम कर रहे हैं। ताकि जो चैलेंजेज़ हैं मुख्तलिफ लोगों के, उनको हम सुनें और अपना माइंड मेकअप कर सकें कि हम जो करना चाहते हैं, उसमें हमें क्या हर्डल्स या क्या चैलेंजेज़ आते हैं और उनका सॉल्यूशंस क्या हैं या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं एज़ पर आवर सर्कमस्टांसेस, क्योंकि हर एक का अपना ही थोड़ा-सा कह लें कि सर्कमस्टांसेस होते हैं। कोई पीआर के ऊपर है, कोई नेशनैलिटी होल्डर होता है, कोई ब्लू कार्ड होल्डर है, कोई स्टूडेंट है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई यूके से कर रहा है। तो हर एक को डिफरेंट हर्डल्स, डिफरेंट चैलेंजेस पेश आते हैं। तो हमारी कोशिश है कि आने वाले वक़्त में हम जो इसी तरह के मज़ीद सेशन करें, ताकि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, उनको हम एड्रेस करें। तो आज हमारे साथ हैं ज़ुरैज़ अरशद हैं। वो हमारे मतलब बीए के तौर पर भी काम कर रहे हैं और एज़ अ ट्रेनर भी वो कर रहे हैं। और उनके साथ फिर डॉक्टर रियाज़ हैं। डॉक्टर रियाज़ भी हमारे साथ बहुत अरसे से कनेक्टेड हैं और आहद है, और आहद ने भी इस पे जो ना काफ़ी एफर्ट्स पुट इन की हैं। तो इनके आज हम देखेंगे कि रियल टाइम एक्सपीरियंसेस और चैलेंजेस क्या आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर रियाज़ साहब से शुरू करूँगा, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड भी हैं और ज़्यादा इन्होंने प्रोग्रेस भी की है अभी तक। तो इलियास भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप ये जो 4 पॉइंट्स हैं ना हमारे, कि मोटिवेशन टू स्टार्ट बिज़नेस, चैलेंजेस एंड हर्डल्स फेस्ड, सॉल्यूशन फाउंड टू ओवरकम दीज़ चैलेंजेस और एडवाइस टू बिगिनर्स एंड न्यूकमर्स। ये 4 पॉइंट्स के ऊपर तो आप कम से कम बात करें, और इसके अलावा जो आप ज़रूरी समझते हैं वो भी आप ज़रूर बताएँ हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल पार्टिसिपेंट। जी, सबसे पहले तो मैं फराज भाई का और शारिक भाई का और जुरैज़ का और बाकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये अरेंज करते हैं हर दफ़ा, हर वीकेंड पे या सैटरडे पे जब भी टाइम अवेलेबल हो। तो लेकिन मैं कुछ वीकेंड पे इसमें अटेंड नहीं कर सका, उसके लिए माज़रत, कोई ना कोई वो और काम इम्पोर्टेंट आ जाता है। तो जैसे जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है मोटिवेशन टू स्टार्ट बिज़नेस, तो मेरी मोटिवेशन थोड़ी-सी मेरी क्या कह लें, फैमिली रीज़न थी, क्योंकि मैं जर्मनी में तकरीबन 15 साल से मेरी जॉब और फैमिली और बच्चे, तो लेकिन मेरी जॉब दूर थी और मेरी फैमिली कोलोन में है, मेरी जॉब म्यूनिख में थी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं कम्यूट करूँ। जॉब मैं छोड़ना भी नहीं चाह रहा था, यूनिवर्सिटी की बड़ी अच्छी जॉब थी, टीचिंग और रिसर्च की। तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर जब डिमांड बढ़ी कि बच्चे अकेले नहीं हो सकते और एक बंदे को तो थोड़ा-सा टाइम, फुल टाइम दोनों बंदे जॉब नहीं कर सकते। मेरी मिसेज़ भी यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट हैं। तो माशाल्लाह। इस वजह से थोड़ा-सा फिर वो मोटिवेशन ये मिली कि बीच में कोरोना का टाइम आ गया, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिजिटलाइज़ हुईं, ऑनलाइन हुईं, लोगों ने वेब शॉप बनाई। तो तब क्लिक हुआ कि अगर मैं भी इस बिज़नेस में आऊँ और इसके लिए एफर्ट्स करूँ, तो पहले लर्न करूँ, सीखूँ, तो उसमें क्या-क्या हर्डल हो सकती हैं, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और ये सारी चीज़ें। तो लेकिन मैं ये कहूँगा, जो जो मेरी मोटिवेशन थी, वो मेरी मोटिवेशन मेरी बनी फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, कि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि इसमें मेरे पास मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे फ्लेक्सिबल टाइम चाहिए। उनको खुद भी पढ़ाना है, उनको कहीं लेके जाना है, उनकी असाइनमेंट्स हैं, उनकी स्कूलिंग है, तो वरना बैलेंस लाइफ नहीं फिर रहती। तो इसमें जो बिज़नेस का जो मेरी मोटिवेशन ये थी कि इसमें फ्लेक्सिबल ऑफ टाइम है, और अगर मैं जो साइंस में एफर्ट कर रहा हूँ, अगर मैं बिज़नेस में वही एफर्ट करूँ, तो हो सकता है कि मैं ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से सीख भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ, और मुझे थोड़ी-सी फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाए और थोड़ी-सी टाइम की फ्रीडम भी हो जाए। तो पिछले साल से मैंने स्टार्ट किया था। अ, अच्छा, अब सेकंड जो है ना, इसमें मैं बताऊँगा कि चैलेंजेस एंड हर्डल फेस्ड। तो पिछले साल जब मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, तो उस वक़्त साथ-साथ फराज भाई ने कंपनी फॉर्मेशन का सारा डिटेल से बताया कि टाइप ऑफ कंपनी, और मेरे लिए मेरी फैमिली बैक मेरी मतलब टाइम जो मैं करूँगा और जितनी मेरे पास फाइनेंस है, कौन-कौन सी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, किस कंपनी ऑफ फॉर्मेशन में मुझे जाना चाहिए।
तो वो मैंने किया, लेकिन इसमें जो हर्डल्स आई हैं, एक्चुअली हर्डल्स जो हैं वो ना जो जो मुझे लगा, ना तो हर्डल मेरी तरफ से आई हैं, ना ग्रीन वेव की टीम की तरफ से आई हैं। लेकिन जो जर्मन सिस्टम ने थोड़ा-सा अपने आप को आफ्टर कोरोना एक कवर कर लिया अपने आप को कि जी हमने किसी बंदे को अपॉइंटमेंट दिया तो पर्सनली नहीं मिलना। अगर किसी को आप ईमेल लिखते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो जो एक उनका एक बफर टाइम है, जो एक किसी भी ईमेल का रिस्पॉन्ड करने का, जो आप लेटर लिखते हैं, जो ऑफ़िस जाते हैं, तो उसमें बहुत सारा टाइम जो लगा, ये कि बहुत हर्डल है। जो न्यू कमर्स के लिए किसी ने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है या अभी उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, तो उसमें ये है कि जो टाइम नॉर्मली वेबसाइट पे लिखा होता है या वो टाइम ऑफ़िस हमें फ़ोन पे बताते हैं, वो कभी भी उसको उस हिसाब से चीज़ें ना प्लान होती नहीं है। लेकिन मेरे केस में ये हुआ कि अगर मैंने एक वर्बेशाइन के लिए अप्लाई किया, तो शायद उन्होंने मुझे 2 माह बाद जवाब दे दिया और पहले 10 दिन में या 1 वीक में आप जाके वैसे ही अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन वर्बे एनमेल्डिंग में कर सकते हैं। लेकिन मुझे 3 माह लगे। इसी तरह जो ये मैं अब हर्डल की थोड़ी-सी बात, हर्डल नहीं मैं कहना चाहूँ, जो मतलब ज़्यादा चैलेंजेस हैं। एक्सटेंडेड टाइम हो गया। तो जैसे लेकिन इसमें एक मैं ये भी चीज़ ऐड करूँ कि ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जैसे हमें सारे लोगों को पता है जर्मनी में रहते हुए कि ये वीज़ा ऑफ़िस टू वीज़ा ऑफ़िस और इसी तरह फ़िनांस ऑफ़िस टू फ़िनान ऑफ़िस, ये बहुत वेरी करता है। अगर आप लकी हैं, हो सकता है कि क्लोन में वही बंदा वही ऑफ़िस और उसका जो कोई भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस पर्सन है, वो आपको बहुत जल्दी आपका इश्यू सॉल्व कर दे, आपका जो भी क्वेश्चन है उसको एड्रेस कर दे। लेकिन उसी ऑफ़िस में बैठा हुआ कोई और बंदा हो सकता है कि आपको 2 माह लगा दे। तो कई दफ़ा ये चीज़ें मुझे काफ़ी हर्डल हुई, हालाँकि जो ट्रेनिंग में भी मुझे था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, बाकी सारी चीज़ें जो हो जाएँगी। लेकिन करते-करते मुझे ऑलमोस्ट मैं ये कहूँगा कि मुझे तकरीबन 10 माह से तकरीबन 1 साल पूरा लग गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास होने के लिए। क्योंकि जो मैंने अपना सिस्टम प्लान किया था, वो ये था कि मैं प्राइवेट लेबल करूँगा अमेज़न के लिए और प्राइवेट लेबल अमेज़न के करने के लिए फिर वो आपको सारी एक रिक्वायरमेंट जो है ना वो पूरी होनी चाहिए। तो जो मेरी इसमें सजेशन है कि जो बंदा भी नई कंपनी स्टार्ट करेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हम पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं। जो मेरे केस में, क्योंकि मैं एक वो साइंस से बिल्कुल बिज़नेस की तरफ आया, तो मैं ये समझता था कि अगर मैंने एक ऑफ़िस में अप्लाई कर दिया तो मैं जब तक ये लेटर मेरे पास नहीं आएगा तो मैं दूसरे ऑफ़िस में मैं कर नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो कि हम पैरेलल स्टार्ट कर सकते थे। अगर हमने ज़ोलम्ट के लिए ईओआरआई नंबर अप्लाई करना है, तो वो भी हम पहले कर सकते थे। अगर हमने वैट एप्लीकेशन पहले देनी है, वो भी पहले कर सकती थी। बाद में बेशक वो गवर्नमेंट मेल्डिंग आ जाए। इसी तरह ल्यूसेट के लिए चीज़ें हैं, इसी तरह ईएआर नंबर के लिए हैं। तो इसी तरह जो बिज़नेस बैंक अकाउंट है, अ, किसी भी बैंक में खोलना है, तो वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हम पैरेलल स्टार्ट कर सकते हैं और वो इससे ना आपका सारा जो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी है वो एक्सपेडाइट प्रोसेस हो सकता है। तो ये थोड़े-थोड़े चैलेंजेस थे जो कि लेकिन मेरे मेरे केस में ये थोड़ा-सा एडवांटेज भी ये था कि मेरी यूनिवर्सिटी में जॉब जो है ना वो मतलब कंटिन्यू थी और मैंने 50% उसको अपना कॉन्ट्रैक्ट किया था। मेरी मिसेज़ की जॉब को सैलरी आ रही थी, कोई वो ज़्यादा जैसे एक बंदा स्ट्रेस में चला जाए और टाइम भी मतलब बीच में, क्योंकि मैं 50% जॉब थी और 50% मैं कंपनी को टाइम दे रहा था। तो मैंने जैसे एक होता है कि फुल फ्लेज आप 10 घंटे, 12 घंटे बैठ के सारी चीज़ें करें, वो भी मैंने नहीं की क्योंकि बाकी बहुत सारे काम इन पैरेलल थे। अच्छा, आगे है इसमें जो सॉल्यूशंस टेक्निकल फाउंड। हर्डल्स हैं, उनको भी थोड़ा-सा बताएँ, ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ गई। अ अ, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं नॉर्मली, अगर तो अ, मतलब मैंने तो कोशिश की है जर्मन गुज़ारा हो जाता कि फिर भी जर्मन में आप बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छी तरह जर्मन में ईमेल लिख लें या जर्मन आप बोल लें, तो वो ज़रूर जो है ना आपको जल्दी आपकी बात सुन लेंगे, आपको बता देंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट में इंग्लिश ही उनको ईमेल ही इंग्लिश में लिखेंगे या बात भी इंग्लिश में भी करेंगे, पहला सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे कि डू यू स्पीक इंग्लिश और आप कंपनी रजिस्टर करवाना जा रहे हैं, तो वो कोई भी ऑफिस वाला बंदा जो है ना वो बड़ा फिर उसको लाइट लेता है कि ये शायद इतना अभी सीरियस नहीं है।
तो ये चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक में मतलब जो जो ज़्यादा इश्यू यही रहा कि वो क्योंकि अब तो कोरोना की वजह से अब तो कोरोना खत्म हो रहा है, बल्कि बहुत सारे ऑफिसेज़ में सारी चीज़ें ये खत्म हो गई हैं, तो अपॉइंटमेंट भी वो दे देते हैं, आप इन केस पर्सनली भी जाके मिल सकते हैं। लेकिन पिछले साल थोड़ी-सी सिचुएशन डिफरेंट थी, तो आप बगैर अपॉइंटमेंट के, बगैर ईमेल के, बगैर कन्फर्मेशन के कुछ भी चीज़ें जो है ना करते नहीं। अगर आप फ़ोन भी करते हैं तो वो कह रहे थे जी हम आपको आगे बायोमेट्रिक नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हैं। अ ब्यूरोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हुई हैं। सही हो न गया। और जो टेक्निकल में आप समझते हैं, आप जैसे ई-कॉमर्स आपने स्टार्ट किया, प्राइवेट लेवल से आप करना चाहते थे, तो उसको आपने हाँ, कैसे कंटिन्यू किया या क्या उसमें आपको हाँ चैलेंजेस जी। आए? जी, अब जो मुझे थोड़ा-सा स्टार्ट में जो मेरी मिसकैलकुलेशन थी, लेकिन जब बाद में बंदा एक्चुअल सिचुएशन को फेस करता है, तो वो क्या चीज़ थी, वो मैं अभी ओपनली आपको बताता हूँ। लेकिन उसमें ये था कि जो मैंने स्टार्ट किया था प्लान, वो ये था कि मैं 2 प्रोडक्ट अपनी एज़ अ प्राइवेट लेबल लॉन्च करूँगा। और उसकी जो जब हम कोर्स कर रहे थे पूरा फराज भाई की टीम के साथ, तो जैसे-जैसे हम कोर्स करते गए जैसे-जैसे उसकी वीडियोज़ और एक्सरसाइज़ेज़ तो सारी हमने एडवांस लेवल पे की, तो जो मैंने पहले अपना बजट प्लान किया हुआ था कि जी सपोज़ अगर मैंने 2 प्राइवेट प्रोडक्ट करनी है और उसकी जो टारगेट जो प्राइस होगी, सेलिंग प्राइस अमेज़न पे वो इतनी हो सकती है, तो मुझे एक इन्वेंटरी इतनी चीज़ों की पड़ेगी। तो वो मैंने कैलकुलेट की थी और वही मैंने सारा प्लान किया। लेकिन जैसे मैंने बाकी सारी चीज़ें उसको रियल सेंस में सारा कैलकुलेट किया, तो बाद में मुझे पता चला कि जी उसमें तो अमेज़न प्राइवेट लेवल पे एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट उसकी बहुत आ रही है, पीपीसी पे आपकी कॉस्ट इतनी आएगी। फिर अगर आपने जो इन्वेंटरी अगर आपने चाइना से मँगवानी है, उसकी इंस्पेक्शन की प्राइसेज़ हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी की प्राइसेज़ हैं, उसकी ज़ोलम्प की प्राइसेज़ हैं। तो फ्रेट की जो है ना वो प्राइसेज़ हैं और अगर आप मतलब एक इन्वेंटरी अगर आप 5000 की है सपोज़ आपने उसको बैकअप पे भी सेकंड इन्वेंटरी आपकी होनी चाहिए। तो कुछ तो मनी ओवरलैप हो सकती है कि आपकी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लेवल पे सेल भी स्टार्ट होना हो जाएगी और उसमें से भी पैसे आ जाएँगे लेकिन एज़ अ बैकअप आपको भी पैसे जो है ना वो काफ़ी होने चाहिए। तो जो मेरी 2 प्रोडक्ट का जो पहले मैंने बजट रखा था 15,000 बाद में उन्हीं 2 प्रोडक्ट का बाद में वो टोटल जो 6 माह से लेके 9 माह या 1 साल तक आपकी सारी चीज़ें जिसमें आप बेशक प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट ना करें, तो वो मेरी प्राइस चली गई थी 32,000 यूरो। तो वो थोड़ा-सा मेरे लिए फिर था कि इसमें प्राइवेट लेवल में जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे पता चला कि उसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा है। जो अमेज़न पे लोग हैं, वो बहुत बड़े जो है ना, वो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं अब। तो आफ्टर कोरोना इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत ज़्यादा आ गया और अमेज़न खुद भी बहुत से पैसे जो है वो एज़ ए एडवर्टाइज़मेंट और उन्होंने इसको एज़ ए बिज़नेस उन्होंने देखा कि लोग ज़्यादा कंपनी रजिस्टर्ड करके आ रहे हैं, तो हम भी उसमें पैसा कमाएँ। ज़ाहिर-सी बात है अमेज़न ने भी खुद भी तो उसमें अपना ही चीज़ें करनी हैं। तो वो फिर मैंने थोड़ा-सा उसको जो प्राइवेट लेवल था उसको मैंने पॉज़ किया। मतलब सेविंग मेरे पास थोड़ी-सी थी लेकिन फिर मतलब मैं ये नहीं था कि मैं उसको एज़ ए अन उम, ट्रेनिंग एक और चीज़ है लेकिन आप उसको प्रैक्टिकल जब एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना फिर आपको लगता है कि अभी भी आपको इतना आप कॉन्फिडेंट नहीं हुए। आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता आपको ना वो मैच्योरिटी आती है। तो वो मैं अब होलसेल सिस्टम पे चला गया हूँ कि उसमें आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हैं और कोई उसमें आपकी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी की नहीं है, कोई और इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं है ना, जो मेन एक्सपेंसेस हैं वो एडवर्टाइज़मेंट के हैं, तो वो इसमें नहीं होते। तो स्टार्ट में आप जैसे-जैसे आपका अकाउंट जो है वो अमेज़न पे उसके रिव्यूज़, उसकी बाकी सारी जितने भी की इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, तो फिर आप अगर प्राइवेट लेवल स्टार्ट करते हैं, बेशक 1 प्रोडक्ट से या 2 प्रोडक्ट से आपका कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, बेशक आपके पास पैसे हैं, लेकिन वो बंदा स्टार्ट में डरता है कि मैं इतने पैसे ऐसे इन्वेस्ट कर दूँ तो मुझे कहीं लॉस ही ना हो जाए। तो ये मतलब मेरे जो मेरा कह लें कि सफ़र था, तो अभी जो है वो मेरा उसके बाद फिर फराज़ भाई से मैंने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में भी क्योंकि फराज़ भाई का मेन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का है, ख़ास तौर पे उसमें ग्रैन्युलर्स और जितना भी
वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिसको एफएलए और डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं। तो नॉर्मली लोग इसको बड़ा इजी लेते हैं। तो वो फराज भाई से ट्रेनिंग लेके अभी हमने उसकी कंपनी एक अलहदा से रजिस्टर्ड, मैंने उसमें चेंजेस किए हैं अपनी कंपनी में। तो वो अब विद द हेल्प ऑफ फराज भाई और इनकी गाइडेंस से वो मेरी जो चेंजेस हैं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है और उसके लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने पूरी कर दी हैं। तो अभी हम उस पे काम कर रहे हैं। अभी मैं पर्सनली उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा इतना नहीं कर सका, लेकिन 1-2 और हमारे साथ मेंबर्स हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि मतलब अगर आप ई-कॉमर्स का इस सेंस में भी अमेज़न और ईबे पे भी आप होलसेल, बाद में प्राइवेट लेबल अगर कर सकते हैं तो ड्रॉप शिपिंग भी, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का उसमें भी अगर हो जाए तो बंदा ये कहता है कि ये काफ़ी एक अच्छा बिज़नेस सेटअप फ्यूचर में इंसान चला सकता है। हाँ जी, थैंक यू इलियास भाई। जो आपकी बात है ना उसको अगर थोड़ा सम अप कर रहे हैं कि जो हम सोचते हैं शुरू में या आपने जो सोचा था वो बाद में जो रियल टाइम में आपने देखा था उसमें काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आना शुरू हुआ कि जो आप प्लान कर रहे थे वो प्लानिंग डिफरेंट थी ई कॉमर्स में भी। और जैसे आपने अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बात की है कि उसमें भी आपने जो चीज़ें देखी हैं कि कितनी टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं कि हम जो सोचते हैं कि हम बस करें और शुरू कर दें। तो उसमें आप बताएं आपको क्या चेंजेस फील हुई हैं? मतलब मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, ख़ास तौर पे जर्मनी में भी या पाकिस्तान में भी बिज़नेस को ना बहुत ईज़ी ले लेते हैं। तो वो अ, ये बिल्कुल गलत बात है। इस अगर आप कोई भी चीज़ इसको आसानी से लेंगे तो वो तो होगी नहीं। बेशक वो आपकी जॉब है, आपका बिज़नेस है, आपका किसी किस्म की भी आपकी फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, ये हो नहीं सकता कि अगर आपको अच्छी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, आपकी वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रेनिंग के बगैर बेशक छोटा बिज़नेस भी है, आप वेबसाइट भी अच्छी नहीं बना सकते। मतलब छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, अगर बंदा कहे कि जी मैं वो यूट्यूब से वैसे देख लूँगा और खुद ही मैं पढ़ लूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है चीज़ें करना। आपको कोई ना कोई एक किस्म का मेंटर जो है कि हर स्टेप पे जब भी आपको ट्रबल शूटिंग की ज़रूरत है, आपको फर्गलाइज़ की ज़रूरत है, बैंक अकाउंट ही खोलना है तो 10 किस्म के हैं, किसकी प्राइस ज़्यादा है, कितनी आपकी मंथली ट्रांज़ैक्शन हो सकती है, कौन से पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे खोल सकते हैं, कौन से पीआर पे खोल सकते हैं, कौन से जर्मन पासपोर्ट पे खोल सकते हैं, ये कोई बंदा नहीं आपको बताएगा। अनटिल कि आपके पास कोई रियल मेंटर हो जिसको ये चीज़ें पता हो, वरना नॉर्मली कह देंगे जी ये गिरशाफ्ट कुंड आप जाएँ, गूगल पे सर्च करें, देखें। वो अब चेक फियर्स मार्केट पे जाएँ, ये चीज़ देखें। लेकिन वो देखने से आप इंडिपेंडेंटली फिर भी इतना अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते कि ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि इतनी हिडन चीज़ें हैं जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ। तो लेकिन आपको ज़रूर कोई ना कोई आपका जो ट्रेनर है, कोई मेंटर है, कोई भी वो होगा तो फिर ही आपको आप एक अच्छे तरीके से, मतलब अगर आप हिट एंड ट्रायल भी एक मेथड है कि आप हिट एंड ट्रायल, आपको सैलरी आ रही है, थोड़ा-सा आप द 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे दिन में लगाते हैं, ठीक है। आप ऐसा-ऐसा सीख जाएँगे, गलतियों से सीखेंगे, लेकिन आपको वही चीज़ जो है ना वो लगेगी उसको करने में 5 साल लगेंगे। अब मेरी बैकग्राउंड, अगर मैं वेब शॉप अपनी नहीं बना सकता, मैं उसमें खुद नहीं चीज़ कर सकता। अगर मैं कहूँ कि जी मैं अब वेबसाइट को बनाना सीखना शुरू कर दूँ, मैं वर्डप्रेस पे सीखूँ या मैं और डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म को लूँ, तो फिर मैं 2 साल वेबसाइट का एक्सपर्ट बनूँगा। मैं बिज़नेस, कॉमर्स का, डाटा एनालिसिस का, जर्मन में जो मार्केटिंग करनी है, जर्मन में रिक्वायरमेंट क्या है, जब तक आपको आपके कस्टमर को जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, उसके सॉल्यूशन, उसके प्रॉब्लम का नहीं ना पता, तो आप सॉल्यूशन नहीं उसको बता सकते कि जी ये प्रोडक्ट, जब आपको पता होगा कि जर्मन में अगर आप जर्मन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं या ईयू के कर रहे हैं, कि किस चीज़ में आप इम्प्रूव कर सकते हैं, किस चीज़ में आप बेहतर हैं। मतलब पहले तो आपको ये चीज़ें होंगी, तो ये फिर होगा, वरना आप वो आप कह सकते हैं कम्युनिटी के जी आई एम डूइंग बिज़नेस, लेकिन वो बिज़नेस में आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना आपकी जो टारगेट्स थे वो अचीव हुए हैं, ये फिर एक डिफरेंट स्टोरी है। जी, जी, थैंक यू इलियास भाई, हुँ, आपकी एडवाइस भी आ गई सबके सामने। तो बेसिकली हमने जो फेसबुक
ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उसका मकसद ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं छोटी-छोटी उनको तो हम फौरी एड्रेस कर दें। लेकिन जो बिगर प्रॉब्लम है वो यही है जो आपने लास्ट में बताई है कि अपनी नीश को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी कैपेसिटीज़ को जो है ना फाइंड आउट हाँ, करना। तो उसके लिए ही हमने ये फोरम बनाया है, क्योंकि मैं खुद भी विदाउट एनी गाइडेंस स्टार्ट किया, धक्के खाए, इधर-उधर गिरे पड़े, तो फिर कहीं जाके ना अकल आई। तो ये हमने इसलिए बनाया कि लोगों को शुरू से बाजू पकड़ा जाए और इनको प्रॉपर एक गाइडेंस दी जाए ना। तो बिल्कुल इसमें अब जी, बिल्कुल। सेकंड, हुँ, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जासवी आपका। नहीं, तो अब वेलकम। आहद हैं, आहद से भी थोड़ी फीडबैक लेते हैं इसी टॉपिक के ऊपर। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। जी हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी करवा दें अपना हाँ जी, और मेरा फिर नाम आप। आहद कयूम है और मैं बेसिकली एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब कर रहा हूँ और मैं रहता हूँ वुल्सबर्ग में और मैंने अपनी बिज़नेस जो स्टार्ट किया, मैंने आइंसलुंटर में रजिस्टर किया सोल प्रोप्राइटरशिप। तो उसमें मुझे ये प्रॉब्लम्स तो नहीं आए जो इलियास भाई कह रहे हैं कि उनको अपॉइंटमेंट्स के प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि वो ऑनलाइन आप एप्लीकेशन फिल करके भेजते हैं और वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है। और बाद में मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक बाद लेटर आ गया था घर में, कंपनी रजिस्टर हो गई है। सेकेंडली लेकिन मुझे प्रॉब्लम उसमें आया सेम जर्मन ब्यूरोक्रेटिक स्टफ के, जो मेरा जर्मनी का कंपनी का टैक्स नंबर और वैट नंबर है उसको तकरीबन आने में ऑलमोस्ट 4 टू 5 मंथ्स लगे। तो उसमें ये प्रॉब्लम ये आ रहा था कि मैं जो एक्चुअली होलसेल बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा था और मैंने जो डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वेबसाइट पे रजिस्टर कर रहा हूँ या कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करवाना चाह रहा हूँ, तो सब लोग वैट नंबर या कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मांगते थे। तो जब तक वो कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉर्म जहाँ पे चल जाता था वहां तो चले, मेरे पास फॉर्म था, मैंने भेज देता था। लेकिन बहुत सारी वेबसाइट्स वैट नंबर मांगती हैं, तो मेरे पास वैट नंबर नहीं था। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ मैं रजिस्टर नहीं कर सका 4-5 महीने तक। फिर उसमें ये था कि इस ब्यूरोक्रेटिक स्टफ में मैं खुद डिमोटिवेट हो गया और मैंने बीच में काम करना छोड़ दिया एंड 4-5 महीने फिर मैंने काम ही नहीं किया, बिकॉज मैंने अपनी दूसरी टेक्निकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब भी कंपनी स्विच कर ली, नई कंपनी में चला गया, तो उसमें भी थोड़े से चैलेंजेस थे, तो फिर मैं इसको टाइम नहीं दे सका। और अभी इस साल दोबारा मैंने फिर मार्च से दोबारा स्टार्ट किया कि मैं दोबारा इसको करता हूँ। और ये है कि इसमें शुरू में मुझे प्रॉब्लम ये आई कि जो अफराज भाई आपने अपनी वीडियो में बताया था कि आप सेलर सेंटर अकाउंट खोलते हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो आपको जब आप मेल्टन पे क्लिक करते हैं वो आपको डॉट कॉम पे लिंक पे ना ले जाए। तो वो मेरे साथ वही हुआ, वो डॉट कॉम पे लिंक पे ले गया और कंपनी जो रजिस्टर हो गई यूएसए में, अकाउंट ओपन हो गया। तो अब मैं उसमें ये सर्च करता रहा कि अब मैं यूएसए में तो रजिस्टर हो गया हूँ, तो मैं इसको उसमें सेल ग्लोबली का ऑप्शन होता है कि सेल ग्लोबली कर लेता हूँ और जर्मनी में अपनी लिस्टिंग क्रिएट कर देता हूँ। लेकिन शुरू में जो प्रॉब्लम्स आए वो सेल ग्लोबली का पेज ही ओपन नहीं होता था, तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी क्यों नहीं हो रहा। तो मैंने उसको टेक्निकल सपोर्ट्स को काफ़ी कॉन्टैक्ट किया, केसेस ओपन किए, तो उनसे भी कोई हेल्पफुल चीज़ नहीं मुझे मिली। फिर मैंने खुद ही बताया कि मेरा फ़िलहाल जो अकाउंट है वो फ्री है, मैंने प्रोफ़ेशनल अकाउंट नहीं बनाया। तो उन्होंने फिर मुझे रिप्लाई किया, हाँ, प्रोफ़ेशनल होगा तो आपका सेल ग्लोबली मेन्यू एक्टिव होगा। स्टिल जब सेल ग्लोबली मेन्यू एक्टिव हो गया तो मैं कंपनी का और जर्मनी और यूएस के अकाउंट लिंक नहीं कर पा रहा था। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आए। 3-4 दफ़ा मैंने टेक्निकल सपोर्ट से बात भी की, तो अमेज़न की जो टेक्निकल सपोर्ट है इट्स नॉट गुड और बेस्ट आप कह सकते हैं। तो स्टिल मैंने ही उन्हें फिर सॉल्यूशन दिया कि मैं अपना जो यूएस का डीएक्टिवेट कर दूँ और जर्मनी में नया ओपन कर लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। तो फिर मैंने यूएसए का अपना अकाउंट दोबारा उसको फ्री पे डिग्रेड किया, डीएक्टिवेट तो नहीं किया, और फिर जर्मनी में एक नया अकाउंट ओपन किया और उसके लिए। तो वो थैंकफुली ईज़िली हो गया, वीडियो वेरिफिकेशन वगैरह हो गई, सब कुछ हो गया। एंड बट उसमें फिर मुझे ये प्रॉब्लम आया कि फॉर एग्जांपल जब मैंने लूसिड एप्लीकेशन अपलोड की, लूसिड नंबर रजिस्टर करके अमेज़न पे अपलोड किया, तो उसमें अप्रूवल में आने में कोई 1 वीक से 2 वीक लगे। लूसिड अप्रूवल अमेज़न ने दिया जो नंबर वेरीफाई करके। फिर जब मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए ब्रांड अप्रूवल की रिक्वेस्ट की, तो ब्रांड अप्रूवल की एप्लीकेशन मेरे को 3 टू 4 वीक्स लगे। वो मैं मल्टीपल टाइम उसमें भी उसको कॉन्टैक्ट किया अमेज़न सपोर्ट को, हर टाइम वो ये कहते थे ओके विदिन 2-3 डेज़ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन एंड पे ये हुआ कि वहाँ से मुझे बर्लिन से अमेज़न के
मैनेजर की कॉल आई कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, लेकिन आपके डैशबोर्ड पे नहीं शो हो रहा कि आपका ब्रांड अप्रूवल हो गया, बट इट्स अप्रूव्ड, आप अब लिस्ट कर सकते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ में और फिर ये अमेज़न के टेक्निकल प्रॉब्लम में इसमें करते-करते अमेज़न वाला प्रॉब्लम कि 1.5 से 2 महीने गुजर गए मेरे। तो अभी फाइनली मैंने कुछ प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं, 3 से 4 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं एज़ अ होलसेल। तो उसमें रिसेंटली जो मुझे इश्यू आया उसमें अमेज़न ने एक मेरे जो है प्रोडक्ट उसका बाय बॉक्स वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि आप एलिजिबल नहीं हैं बाय बॉक्स के लिए क्योंकि आपकी प्राइस जो है कंपैटिटिव नहीं है एज़ कंपेयर टू सेलर्स आउटसाइड अमेज़न। तो उसमें जो अमेज़न कंपैटिटिव प्राइस सजेस्ट कर रहा है उस पे पॉसिबल नहीं है कि मैं सेल करूं बिकॉज़ अमेज़न की फीस और शिपिंग चार्जेस और प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से वो मुझे लॉस में जाएगी। तो अभी मैंने अमेज़न के साथ केस ओपन किया है कि आप जो सजेस्ट प्राइस कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो आप इस केस को देखें और काइंडली मुझे मेरी जो लिस्टिंग है या मेरा जो प्रोडक्ट है उसको आप हमें एलिजिबल करें मुझे फीचर्ड ऑफर के लिए। तो अभी मैं वेट कर तो रहा हूँ उसका। आपने जो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट की हैं, लिस्टिंग की हैं, वो आपने खुद ढूँढी हैं? हाँ जी, वो मैंने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स की वेबसाइट्स जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स पे अकाउंट बनाए हैं, मोस्टली विद इन जर्मनी, सम विद इन स्पेन, हॉलैंड और जहाँ-जहाँ मुझे मिले प्रोडक्ट्स। फिर उन प्रोडक्ट्स की मैंने जो कि अ, कीपा के थ्रू और डिफरेंट टूल्स के थ्रू एनालिसिस किया, फॉर एग्जांपल स्कैन अनलिमिटेड। तो उसमें से मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल फाइंड की, लेकिन जो आप फराज भाई बात कहते थे कि यस होलसेल में प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है, तो हार्डली आपको जब आप लो प्राइस प्रोडक्ट पे जाते हैं तो आपको 5% ही हार्डली उसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है या 10% मैक्सिमम। तो ये भी उसमें हाँ जी एक है। सही है। तो इसमें जो आपकी जो टेक्निकलिटीज़ थी उसको आपने कैसे लर्न किया विद द पैसेज ऑफ टाइम? मतलब आपने ट्रेनिंग तो हमारे पास की थी, हाँ तो जी, उसको आपने फिर प्रैक्टिस भी किया बाद में? उसमें प्रैक्टिस हाँ जी मैंने ये किया कि डिफरेंट फॉर एग्जांपल टूल्स जो हैं जिस तरह अभी मोस्टली हम लोगों ने आपकी ट्रेनिंग में कीपा पे फोकस किया था। तो अब कीपा में अगर एक प्रोडक्ट डाटा आ रहा है कि प्रोडक्ट की इतनी सेल्स हैं और आपके कंपेटिटर्स कौन है, आप उनको एनालिसिस करते हैं, बाय बॉक्स परसेंटेज देखते हैं। और लेकिन फॉर एग्जांपल डिफरेंट हीलियम या अगर जंगल स्काउट यूज करते हैं, तो अगर कीपा एक प्रोडक्ट की सेल सेल दिखा रहा है मंथली सेल फॉर एग्जांपल 200 यूनिट्स, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जंगल स्काउट या हीलियम जो है उस प्रोडक्ट की सेल 500 पर यूनिट दिखा रहे हैं। तो उसमें मुझे शुरू में ये प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं किस टूल को ट्रस्ट करूं। तो इसका फिर सॉल्यूशन मैंने ये निकाला कि शुरू में मैं तीनों प्रोडक्ट्स के नंबर्स को ऐड करके एवरेज निकाल लेता था। तो हुँ, जो एवरेज प्रोडक्ट तीनों में आती है उसके हिसाब से फिर मैं अपना सेल शेयर जो है वो करता था कैलकुलेट। सही है। अगर आपसे इस सेक सारे को सम अप करके कहा जाए कि आप कोई एडवाइस दें कि कैसे क्या आपने सीखा है इस जर्नी में और जो लोग करना चाहते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन भी आया प्रॉफिटेबिलिटी का भी, उसको भी थोड़ा एड्रेस करें। क्या आप लोगों की अभी कोई प्रॉफिटेबिलिटी क्या आई है? हाँ जी, इसमें जो है एक मैंने जो नई चीज़ की वो आपकी ट्रेनिंग या होलसेल की जितनी भी ट्रेनिंग है उससे की जो रिकमेंडेड गाइडलाइंस होती हैं उससे हट के की जो गाइडलाइन थी फॉर एग्जांपल बीएसआर 25,000 से लेस होना चाहिए। बट मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट सेलेक्ट की जिसका बीएसआर 45,000 था। फिर एक वो जो है कि ब्रांड है कि शू बॉक्स साइज प्रोडक्ट होनी चाहिए, वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसको भी मैंने ब्रेक किया, मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट की जिसका वेट 8 केजी था। एंड सेकंडली थर्ड मैंने एक गाइडलाइन ब्रेक की कि अमेज़न लिस्टिंग में प्रेज़ेंट ना हो, लेकिन अमेज़न भी लिस्टिंग में प्रेज़ेंट था बट मैंने वो भी सेलेक्ट की। तो उसमें ये था कि नई चीज़ उसमें मैंने ये सीखी कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट ऐसी मिल रही है जो अगर अमेज़न प्रेज़ेंट है लिस्टिंग पे, बट आप अमेज़न से कम प्राइस पे उसको सेल कर सकते हैं। आप अमेज़न को देखेंगे, अमेज़न मिनिमम कहाँ तक गया है, अगर आप उसकी अमेज़न की मिनिमम प्राइस से भी आप नीचे सेल कर सकते हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें। अमेज़न फिर आपके साथ बाय बॉक्स शेयर करता है। तो उसमें ये है कि अब मुझे बाय बॉक्स मिला 10 डेज़ तक, तो 10 डेज़ में मेरे इनिशियली जो जितने यूनिट थे सारे सेल हो गए। चलें दैट्स और गुड। सेकंडली
सेकंडली ये है कि कुछ ऐसी, हाँ जी, लिस्टिंग में भी मैंने किया है जहाँ पे अमेज़न प्रेज़ेंट नहीं था, और वैसे ही बाय बॉक्स दूसरे नंबर ऑफ सेलर्स के दरमियान शेयर हो रहा था, उनको वहाँ पे लिस्ट किया है चीज़ों को, 2 प्रोडक्ट्स को। तो उसमें एक प्रोडक्ट्स की तो जो है सेलिंग ठीक हो रही है, एक ही बहुत स्लो है अभी फ़िलहाल, इवन दो उसका जो बीएसआर है वो आई थिंक लेस देन 20,000 है। तो उसकी जो है आई थिंक विदिन 15 डेज़ शायद सिर्फ 1 या 2 यूनिट ही सेल हुए हैं। तो अभी मैं भी कहना टेस्ट फेज़ में हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहा हूँ, कौन-सी प्रोडक्ट ज़्यादा चलती है, फिर उसको रीस्टॉक किया जाए। तो जो आप, हाँ जी, ये क्वेश्चन है कि प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन वो आई थिंक 5 बिटवीन 5 टू 10% ही है होलसेल में। अच्छा, ये भी थोड़ा-सा ना बताएँ आप भी और डॉक्टर रियाज़ भी कि कितनी जल्दी प्रॉफ़िट में आ सकते हैं? यानी कि कितनी देर हमें सब्र करना पड़ता है इसमें? जो शुरू में जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने लॉन्च की थी उसमें तो कह रहे विदिन 10 डेज़ में प्रॉफिट में आ गया था, क्योंकि 10 डेज़ में सारे यूनिट बिक गए। तो जो सेकंड प्रोडक्ट है उसमें अभी कॉस्ट रिकवर नहीं हुई, थर्ड प्रोडक्ट में तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि उसके सिर्फ 2 प्रोडक्ट बिके हैं, 2 यूनिट बिके हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी कितना बाय बॉक्स शेयर मिल रहा है और कितनी फास्ट या कितने यूनिट्स पर डे सेल हो रहे हैं। यानी मैं अगर इसको थोड़ा-सा और रिफ्रेज़ करूँ, आपको तकरीबन 1 साल का अरसा हो गया है, सीखने से लेके अब तक जो है ना, तो प्रैक्टिकली अगर आप कहें तो प्रैक्टिकली जो रियली मैंने सही मोटिवेशन से स्टार्ट किया वो इस मार्च से स्टार्ट किया है। तो अगर वो उसको अच्छा, देखा जाए तो 3 महीने जो मैंने, क्योंकि बीच में मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। ट्रेनिंग ली आपसे, लेकिन उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया। फिर वो जो कंपनी इश्यूज़ हुए, बस मैं सिर्फ उनको फ़ॉलो कर रहा था कि मुझे वैट नंबर आ जाए। तो फिर बीच में 6-7 मंथ बिल्कुल ऑफ रहा। तो ओवरऑल अगर ट्रेनिंग को भी शामिल करें तो हाँ जी, 3 टू 4 मंथ्स के हो गया कहने पीरियड। ठीक हो गया। क्योंकि यही हम बताना चाह रहे हैं लोगों को कि कम से कम ही 6 मंथ्स प्लान करें और इसमें ज़्यादा भी टाइम लग सकता है और कम भी टाइम लग सकता है। हाँ तो जी, इसमें बहुत क्योंकि पेशेंस भी चाहिए। क्योंकि जो 4 मंथ मुझे लगे उसमें वैट नंबर आने में, उसमें ये था कि मैं वेट कर रहा था उनका, शुरू में 2 महीने में वेट करता रहा, लेकिन बाद में फिर ये मेरा प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हुआ कि मैंने मल्टीपल कॉल्स की उनको। हर वीक मैं उनको कॉल करता था, वो मुझे कहते थे नेक्स्ट वीक के अंदर आ जाएगा। फिर नहीं आया, फिर मैं पर्सनली एक दिन गया और मैंने पर्सनली जाके कंप्लेन की कि मुझे वैट नंबर नहीं मिल रहा। तो ये है कि आप वेट ना करें, फिर आप कॉल करें उनको, जाके पर्सनली जाके मिलें फाइनेंस साहब को। तो जब मैं पर्सनली गया उसके बाद फिर विदिन 1 वीक मुझे लेटर आ गए दोनों। तो आपने टेस्टिंग फेज़ में कितनी इन्वेंटरी ट्राई की थी शुरू में? और एफबीए कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, मैं एफबीए कर रहा हूँ। मैंने कोई भी प्रोडक्ट जो है फिर शुरू शुरू में उसकी मैं 30 यूनिट कर रहा हूँ टेस्टिंग फेज़ में। अब बिल्कुल आइडियल भी यही है कि 20, 30, 40 यूनिट करें हाँ और जी। उसका फिर आपको रिज़ल्ट पता चलता जाएगा। जी, इलियास भाई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी, मैं एक तो ये पूछना चाह रहा हूँ अहद भाई से कि इन्होंने जो 8 के ये जो एफबीएम कर रहे हैं या एफबीए कर रहे हैं? क्योंकि अगर 8 एफबीए। केजी की प्रो अच्छा एफबीएम चलें ये तो ठीक हो गया। अच्छा जो दूसरा मतलब आपने स्टार्ट में कहा ना कि वो ये वाक़ई सही बात है। वो मैंने स्टार्ट में कहा कि हर एक ऑफ़िस का ना वो डिफरेंट रिस्पॉन्स टाइम है। तो जो जो मेरा गवर्नमेंट शाइन है वो मुझे को टाइम नहीं लगा, वो 4 वीक में आ गया। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इश्यू आया, वो मेरा इश्यू आया इसमें वैट में। मैंने वैट अप्लाई किया तो मुझे 3 माह 20 दिन लगे हैं, फिर मुझे वैट एप्लीकेशन आई है। लेकिन जो एज़ ए सजेशन है बाकी जो लोग सुन रहे हैं पार्टिसिपेंट, वो ये है कि कई दफ़ा हम अप्लाई करके ना तो वो उनका जो वेटिंग एक रिस्पॉन्स टाइम है कि जी वो 4 वीक में मैक्सिमम जवाब देंगे, तो हम वहाँ तक वेट करते रहते हैं। तो जो मेरे एक्सपीरियंस से ये बात हुई है कि अगर आपने अप्लाई भी ऑनलाइन कर दिया है, ईमेल भी लिख दी है, जो उनका सारा ज़ाहिर बात है करना तो सारा ऑनलाइन ही एप्लीकेशन है। आगे आगे गवर्नमेंट के लिए आप कर रहे हैं या आप आईएच से पूछ रहे हैं या आप सोलाम से पूछ रहे हैं, तो हर चीज़ ऑनलाइन ही है। लेकिन जब आप अप्लाई कर देते हैं ना तो जो मेरा सजेशन है कि आप 1 वीक बाद ना उनको ईमेल लिखें या जो वहाँ पे नंबर होगा कि आप उन्हें कहें कि जी आपके पास मेरी एप्लीकेशन आ गई है, कोई डॉक्यूमेंट्स मेरा मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है। अब जब मैंने अप्लाई किया
वैट के लिए, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। लेकिन जब मैंने 2 माह बाद उनको फ़ोन किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे 1 माह बाद बताएँगे। तो मैंने 2 माह बाद फ़ोन किया तो उसने कहा कि आपका तो जो है ना वो गवर्नमेंट शाइन ही नहीं हमारे पास। मैंने कहा गवर्नमेंट शाइन तो जो है ना वो मैंने आपको मैं सारे डॉक्यूमेंट साथ भेजे हुए हैं। वो कह रहा है कि ओके, आई विल चेक ईमेल, आई विल रिप्लाई यू टुमारो। फिर मैंने उसको अगले दिन कॉल की, तो उसने चेक ही नहीं किया था। मैंने कहा कि ये जहाँ पे आपका ऑफ़िस है ना, तो साथ मेरी बेटी का स्कूल है। मैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में मेरे पड़े हुए हैं। मैं आपको अभी जो है ना वो जो उनका ब्रीफ कास्ट होता है मैं उसमें ना उसको डाल रहा हूँ। तो जो चीज़ मिसिंग भी हुई है तो आप चेक कर लेना, अगर कोई ना हुई तो मुझे बता देना। तो अगले दिन उसका आ गया कि नहीं डॉक्यूमेंट्स, वो मैं ईमेल भी मैंने चेक किए हैं, वो पूरे हैं, लेकिन आपने कॉपीज़ भी भेज दिया, ठीक हो गया। हालाँकि उसने पहले 2 माह तक मेरी ईमेल ही नहीं पढ़ी हुई थी कि उसको मैंने डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजे हैं। तो एक थोड़ी-सी ये सजेशन थी। दूसरा जो मैं एज़ ए होलसेल जो मैंने इसमें फिर वो मेरा ज़्यादा टाइम हो जाएगा कि जो मैंने फ़ील किया, जो सजेशन भी है कि मैंने पिछले साल भी और इस साल भी जो होलसेल का मैसे लगता है क्लोन में, मैं वहाँ पे जाके सारे लोगों से मिला। आहद ने जैसे कहा ना कि जी, वो आप डिस्ट्रीब्यूटर के ट्रेडर्स की आप वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके आप उनके आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर आप ये नहीं करते, जो पहले मुझे नहीं पता था, तो कोई आपके पास कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। तो जब तक आपके पास वैट नहीं है, तो कोई भी ट्रेडर या डिस्ट्रीब्यूटर वो आपसे बात ही नहीं करता। बेशक इंग्लिश हो, जर्मन हो। तो उसका जो सबसे अच्छा हल है वो यही है कि जो भी अगर प्राइवेट लेवल का मैसे है, वो लास्ट ईयर था, उसमें मैं, फराज भाई और बाकी लोग आए थे। तो वहाँ पे आपको रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइवेट लेबल हैं, आपको अगर आपने ब्यूटी में जाना, फैशन में जाना, आपने न्यूट्रिशन में जाना, पेट फूड में जाना, तो हर एक वहाँ पे आपको बता देता है कि जी हमारी ये प्राइस है, ये पैकिंग है, ये स्टिकर है, ये कलर्स हैं, ये फूड की क्वांटिटी होगी, हमारे पास कौन-कौन सी सर्टिफिकेशन है, जो कि आप अगर आपके पास टाइम है तो फिर तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप चलें जॉब है, नहीं निकाल सकते फिर तो एक अलग बात है। तो ऐसे ही जो होलसेल का मैसेज था, ये अभी फ़रवरी में हुआ क्लोन में, वो 9 बजे से लेके 6 बजे तक टाइम था। मैं 3 दिन जो डेली 9 आवर्स जो है ना वो मैंने वहाँ पे गुज़ारे। तो मैंने ऑलमोस्ट 100 डिस्ट्रीब्यूटर और उनके साथ मैंने अपनी अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया, सारी प्रोडक्ट की लिस्ट ली, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स दिए। तो अब मेरे पास कह लें कि अब उन सारों के कॉन्टैक्ट हो गए। कइयों ने मुझे वो फौरी एक्सेप्ट कर लिया, कइयों ने कहा कि जी नहीं आप हमारी बैंक की डिटेल भी भेजें, आप कंपनी की सील भी भेजें सारा। फिर उनकी रिक्वायरमेंट है, जब आप वहाँ पे जाके बात करते हैं तो हर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, बेशक उसके पास निविया की प्रोडक्ट है, बालिया की प्रोडक्ट है, जितने भी आपको पता आप सारों के पास एक जैसी प्रोडक्ट है। वो कहते हैं कि जी हम हमारा जो एमओक्यू है जी आप 10,000 यूरो से ज़्यादा अगर इससे इससे कम है तो हम आप मतलब एंटरटेन नहीं करते, हमारे पास बड़े सेलर हैं। कुछ कहते हैं कि जी हम 5,000 तक हमारी मिनिमम ऑर्डर रिक्वायरमेंट है। कुछ कहते हैं कि जी आपने 5,000 की ही परचेज़ हमसे करनी है, लेकिन वो एक ही प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। कुछ कहते हैं कि जी नहीं, मिक्स ऑफ प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, लेकिन एक पैलेट आप कम से कम ऑर्डर करें। मतलब कि मैंने वो स्टार्ट में बंदा देखता है अपना बजट भी कि 150 यूरो से लेके 10,000 यूरो तक आपको डिफरेंट रेंज में मिल जाते हैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर के। आपको पता चल जाता है कि जी अगर मैंने ये चीज़ लेनी है और मैंने जैसे आहत भाई ने कहा कि 30 यूनिट लेने हैं, तो मैं किस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा सकता हूँ, उनकी प्रोडक्ट कौन-सी हैं। वो प्रोडक्ट लिस्ट लेके उनकी प्राइस देके फिर आप कीपा में आप हीलियम में, जंगल स्काउट में आप एनालिसिस करते हैं कि जी इसमें जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितनी आ रही है, 3% आ रही है, 10% आ रही है, 15% आ रही है, वेदर इट इज़ गुड फॉर लेकिन अगर आपने एक प्रोडक्ट लिस्ट कर लिया, बाद में उसका वो कंटीन्यूअस सप्लाई नहीं है, फिर भी होता है कि मैंने इसमें इतनी मेहनत की है, मुझे वो प्रोडक्ट आगे से मिल ही नहीं रही। हो सकता है कि उस सप्लायर के पास वो प्रोडक्ट आगे से ज़्यादा हो ना। तो मतलब अब क्लोन में दोबारा वो मैसेज फिर वो सितंबर में होना है, तो जो लोग होलसेल का काम होलसेल के बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, बेशक वो ईबे पे हो या अमेज़न पे हो, तो मेरी सजेशन ये है, रिकमेंडेशन तो नहीं मैं कह सकता कि अगर टाइम हो तो ज़रूर उसमें करें, उसमें इतना कॉन्फिडेंस आता है। जो मुझे प्रोडक्ट अपने प्राइवेट लेवल के लिए चाइना से इधर पड़ रही थी 8 यूरो की एक प्रोडक्ट
जो मैंने अपने प्राइवेट लेबल के लिए करनी थी, वही प्रोडक्ट उस मैसे में मैंने 3 यूरो की ढूंढ ली है, जो कि मुझे ना कोई वैट, ना कोई टैक्स, ना कोई सोल, ना कोई फ्रेट, और वो मुझे मिलेगी भी मेरे घर पे। तो ये देखें कि चाइना से मुझे प्रोडक्ट 8 यूरो में मिल रही है, जो कि मैं प्राइवेट लेबल पे बेचूंगा, प्राइवेट लेबल करूंगा अमेज़न पे, वो 30 यूरो पे बिकेगी। तो वो प्रोडक्ट मुझे 3 यूरो में मुझे घर क्लोन में मिल गई। तो मतलब ये एक्सपीरियंस है कि अगर आपके पास टाइम हो तो ये ज़रूर इस तरह करें। सॉरी मेरी बात फिर फराज भाई लंबी हो जाती है। थैंक यू। नहीं, नहीं रियाज भाई कोई इसका मसला नाम नहीं, ये शेयर देखें कर दें मैसे का, यही क्लोन वाले का। य यही एक्सपीरियंसेस हम चाहते हैं कि शेयर हों, ताकि लोगों को पता चले कि मतलब हम ही काम नहीं कर रहे, मतलब जो लोग सीख रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं। और ये मैंने एक मैसेज भी किया चैट के अंदर, ट्रेड चाइना भी आ रहा है एसन में 5 से 7 जून को, तो वो भी आप लोग अटेंड कर सकते हैं। इस तरह फ्रैंकफर्ट में आता है, क्योल में आता है, तो ये फराज बर्लिन में भाई भी ये होलसेल का या प्राइवेट लेबल का? मतलब मिक्स ही होता है, सारी चीज़ें मतलब अच्छा। सप्लायर्स होते हैं, तो आपको डिपेंड करता है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं या आपको क्या चाहिए, आप उनसे बातचीत करते हैं। जी, जो जी। जो ये एसन में आ रहा है, वो उसका वो है ज़्यादा सोर्सिंग के लिए, जो लोग प्राइवेट भी हैं या होलसेल के लिए भी, तो शायद वो इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन प्राइवेट लोगों के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। तो जो क्लोन में होगा, उसकी मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगा। बाद में अगर किसी को चाहिए हो मुझसे राब्ता भी कर सकता है, कोई इन्फॉर्मेशन, और वो फ्री, मतलब नॉर्मली जो है ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। लेकिन अगर आप किसी मैसे में जाते भी हैं, वहाँ पे आपको होटलिंग करना पड़ती है, आप खाना खाते हैं, आप कोई चीज़ है, तो यू कैन शो दिस इज़ योर एक्सपेंडिचर फॉर योर कंपनी। तो वो तो सारे बाद में आप वैसे ही क्लेम हो जाएँगे। तो मेरे ख्याल में अच्छा, लाज़मी जाना एक चाहिए, चीज़ है तो मैंने रियाज़ भाई, सीख आपसे भी क्वेश्चन है और आहत से भी, कि अगर आप लोग बगैर सीखे या बगैर किसी चीज़ की नॉलेज गेन किए जाते उस मैसे में, तो आपको कोई फ़ायदा नज़र आता था वहाँ पे? नहीं वैसे तो मैं नहीं, क्योंकि अगर नॉलेज गेन ना करते तो हमें यही नहीं पता होना था कि उनसे हमने फॉर एग्जांपल लिस्ट लेनी है, और लिस्ट विद ईएन नंबर लेनी है जिसको हम एनालिसिस कर सकें। और तो आई थिंक सीखने से हाँ जी ये चीज़ें तो पता चलती हैं कि आपके कौन से ब्रांड के पास जाना है, या किसका अप्रूवल लेना है, और क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ से चाहिए। अच्छा, चलें रियाज़ भाई आप भी इस पे थोड़ी रोशनी डालें, आपने भी एक्सपीरियंसेस किए हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आप दोनों ने बताना है कि टैक्सेस का कितना बर्डन है आप लोगों के ऊपर? जी, पहले आपका जो क्वेश्चन है उसमें मैं बताऊँगा कि फ्रैंकली स्पीकिंग, अ, जब मैं लास्ट ईयर वो सितंबर में हुआ था क्लोन में, ये होलसेल का, तो उस वक़्त मैं हॉल में एंटर होते हुए भी ना मेरा दिल धड़क रहा था कि ये बिज़नेस का हब है, लोग कंपनीज़ के होंगे, और मैं इनसे जाके बात कैसे करूँगा? क्योंकि उस वक़्त मुझे ट्रेनिंग लेते हुए और सारी चीज़ें करते हुए सिर्फ़ 2 माह हुए थे, 2 या 3 माह। तो लेकिन मुझमें इतना हौसला नहीं था कि मैं इनसे जाके बात कैसे करूँगा। हालाँकि मैं पूरी दुनिया में अपना साइंस कॉन्फ्रेंस पे और मीटिंग पे जाना-आना, कभी आपको वो कॉन्फिडेंस की कोई बात ही नहीं होती। तो लेकिन फिर बाद में मैं खैर, मतलब मैं पहली जाके किसी बंदे से बात की, मैं हॉल में एंटर होने के कुछ 6 घंटे बाद मैं किसी को जाके हेलो हाय किया। पहले जस्ट मैं उसको देखते रहा कि ये चीज़ें हैं क्या, लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर मैं हाइमटैक्स जो हुआ था फ्रैंकफर्ट में, तो वहाँ पे, और प्राइवेट लेवल का जो फ्रैंकफर्ट में हुआ, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों की तब तक इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी, पता भी चला। लेकिन अब जो हुआ है क्लोन में, तो उस वक़्त तो मेरे डॉक्यूमेंट्स कंपनी के सारे पूरे थे। मैंने अपना वो क्यूआर कोड कंपनी का बनाया हुआ था, फौरी मैं अपना जाके प्रोडक्ट की बात और जो ही स्पेसिफिक क्वेश्चन्स है कि जी आपका ऑर्डर कितना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप एज़ ए न्यू कस्टमर के लिए आप जो चीज़ें हैं आप बताएँ, तो मैं इस सिस्टम में आ रहा हूँ। तो बहुत सारा अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स दिया, और खुद मतलब इसमें मेरी कोई बात नहीं है, जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन का नॉलेज हो जाता है तो खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन है फराज भाई का, कि जो टैक्सेस का है, तो जब फाइनेंस सम्मेट आपको पूछता है, जब आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो कई दफ़ा अगर वैट नंबर ना भी आया हो, तो फिर भी कई दफ़ा लेटर वो फाइनेंस सम्मेट वाले भेज देते हैं कि जी, क्योंकि उनके पास, या अगर आपने एंजल unternehmen बाया ग्रिस्ट करवाई है, तो उनको इन्फॉर्मेशन आ जाती है।
तो वो लेटर भेज देते हैं 3 माह के जी आपने जो भी खर्चे किए हैं। अगर उसमें आपने कोई खर्चा नहीं किया या अगर किया भी है तो फिलहाल आप कहते हैं कि मैं इकट्ठा अप्लाई कर दूँ, तो आप फाइनेंस अकाउंट को वैसे ही ईमेल एक कर सकते हैं, जो भी आपका वो कॉरेस्पॉन्डेंस पर्सन है, कि मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं हुए, तो मैं 6 माह के बाद आपको सारी चीज़ें ना वो भेज दूँगा। तो लिहाज़ा मैंने तो अभी तक एक दफ़ा ही किया है, तो उसमें मैंने वो सर्विसेज़ जो है ना वो ली हैं, वो फराज़ भाई वो हमारे मतलब ग्रुप में हैं, तो फराज़ अहमद। तो लेकिन फ़िलहाल तो मुझे कुछ ऐसा क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा तेज़ी से काम चला नहीं है कि जो टैक्सेस की वो कोई मुश्किल हो, लेकिन ये है कि जैसे ट्रेनिंग में हमें बताया गया था कि जब आपकी सारी चीज़ें एक्सपैंड हो जाती हैं, तो फिर आपको डिफरेंट जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें आपका डाटा सारा होना चाहिए, जिससे आपको हेल्प हो जाए कि आपकी जो सेल हो रही है और जो आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, आप उसको खुद ही बैलेंस करते जाएँ। लेकिन ये कोई इतना बेसिकली मुश्किल तो नहीं है। जी, बेसिकली हम यही बताते हैं सबको कि टैक्सेस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आना है। तो प्रॉफिटेबिलिटी की भी एक सर्टेन लिमिट होती है, वो क्रॉस करेंगे तो आपने टैक्सेशन पे जाते हैं। अदरवाइज़ तो आप टैक्सेस के चक्कर में फ़ौरन नहीं पड़ जाते। जो लोग बहुत डरते हैं ना कि डे 1 से ही टैक्सेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मतलब इट टेक्स यू अप टू 1 टू 2 इयर्स कि आप कहीं टैक्स देने के काबिल होते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी आएगी तो टैक्स देना है हमने। जी, आहद अ, आप इस पे थोड़ा बताएँ, आप भी कर रहे हैं। फिलहाल जो टैक्सेस तो मैंने कोई पे नहीं किए, क्योंकि लेकिन क्वार्टरली जो वैट रिटर्न का एप्लीकेशन सबमिट करनी थी वो मैंने की है। बट उसमें भी ये था कि क्योंकि मैं बिजनेस नहीं कर रहा था, तो उसमें कोई वैट कलेक्ट नहीं किया था मैंने। तो उसमें वैट कलेक्शन तो ज़ीरो थी, और वैट पेड जो थे वो जो कुछ सर्विसेज मैं बाय कर रहा था, फॉर एग्जांपल वेबसाइट की होस्टिंग की, और दूसरी या फॉर एग्जांपल कंपनी के लिए कुछ ट्रैवल किया है, कोई ट्रेन टिकट लिया, उसमें जो वैट पे किया तो उसमें वही मैंने फिलहाल तो क्वार्टरली सबमिट किए हैं, एल्स्टर भी ऑनलाइन ही। तो उसमें ये है कि मैंने फिलहाल तो किसी एक्सपर्ट की जो है वो नहीं ली सर्विसेज। यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी थी कुछ के वैट रिटर्न की एप्लीकेशन कैसे फिल करते हैं क्वार्टरली, तो उनको देख के मैंने सबमिट किए हैं। बट आई थिंक अभी जुलाई में एनुअल सबमिट करना होता है, तो उसमें किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी एनुअल वैट रिटर्न की। और आई थिंक हाँ जी, इसमें जो है कि आपने 1 साल बाद इनकम टैक्स भी डिक्लेयर करना होता है, तो फिलहाल अर्निंग्स इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिसमें आई थिंक टैक्सेशन ब्रैकेट में आए वो, तो वो तो वेरी मिनिमम है फिलहाल। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपने ये पार्ट टाइम रजिस्टर करवाया हुआ है? ये एज़ अ आइंशल unternehmen रजिस्टर हुआ है। लेकिन फुल टाइम में तो आप जॉब कर रहे हैं ना, पार्ट टाइम में फिर आपने इसको किया है? नहीं, एक्चुअली ये मेरे नाम पे नहीं है, मेरी वाइफ के नाम पे रजिस्टर्ड है कंपनी। अच्छा, अच्छा, तो अभी उन्हें कोई क्रंकन फिजिशियन भी देनी पड़ रही है या वो अभी कवर्ड है आपके थ्रू? नहीं, अभी वो मेरे थ्रू ही कवर्ड है, क्योंकि उसमें भी क्रैंकन रजिस्टरिंग भी आपको उस सूरत में देनी पड़ती है ना, अगर आप आई थिंक मंथली 450 और अभी शायद 520 ब्रैकेट हो गई अगर आप उससे ज़्यादा अर्न कर रहे हैं तो। तो बिल्कुल, अभी क्योंकि मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया, तो वो जो है उनका भी प्रॉफिटेबिलिटी अभी तो 500 पर मंथ से कम ही है। ऐसे ही है। तो इसमें जी। रिकमेंडेड भी यही है कि हम पार्ट टाइम को शो करवाएँ बिज़नेस को, बेशक फुल टाइम पे नहीं भी करते। और उसमें जैसे आपने कहा कि 520 यूरोज़ की ब्रैकेट हो चुकी हुई है, तो उससे हम मेंटेन करते हैं, तो वो हमारी शुरू में आती भी नहीं है। तो इट टेक्स अस सम टाइम कि हम वो ब्रैकेट क्रॉस करते हैं, तो फिर हमें क्रंकन फिनिशिंग देनी पड़ेगी। तो अच्छा, असल एक चीज़ फराज यही है भाई, कि जो जी, जी। अच्छा आप बता दें, मैं बाद में कोई एक प्रॉब्लम आपसे शेयर मैं कह करनी रहा हूँ कि थी। असल चीज़ जो है ना, हाँ जी। लोगों को ज़हन में ये सोचने की है कि टैक्सेस भी हमने प्रॉफ़िट के ऊपर देने हैं, क्रंकन फिनिशिंग भी हमने सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद देने हैं। तो ये हमारे शुरू के जो है ना हर्डल्स नहीं है, चैलेंजेस नहीं है। शुरू का जो चैलेंज है, वो हमने अपनी नीश को डिफ़ाइन करना है, अपने बिज़नेस को डिफ़ाइन करना है, बिज़नेस मॉडल को, उसके चैलेंज, उसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उसको पूरा करना है। उसमें कंपनी फ़ॉर्मेशन है, उसमें वैट है और उसमें टेक्निकल स्किल्स हैं, जैसे आप लोगों ने ट्रेनिंग की, सीखी और आप उसे अपने उन पे कर रहे हैं। तो शुरू के चैलेंजेस ये हैं, टैक्सेशन और क्रंकन फिनिशिंग शुरू का चैलेंज नहीं है हमारा। जी, याद अब आप बताइए? हाँ जी, मैंने प्रॉब्लम में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मिस हो गया मुझसे, कि शुरू में जब मैंने प्रोडक्ट अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट की, तो उसमें अपनी जो वैट सेटिंग्स होती हैं सेलर सेंटर में, मैंने वो एक्टिवेट नहीं की।
तो शुरू में जो मेरे प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स बिके हैं उसमें वैट सेटिंग्स एक्टिवेटेड नहीं थी, अमेज़न ने वैट डिटेक्ट नहीं किया। तो बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मुझे एक्टिवेट करनी चाहिए, वो मैंने एक्टिवेट की, बट उसमें फिर दोबारा एक गलती ये हुई मेरे से, क्योंकि अमेज़न ये कहता है कि जो जनरल वैट कैलकुलेशन है वो अमेज़न के एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू एवरी कंट्री। तो उसमें मुझे ये समझ आई कि शायद ये जो एल्गोरिथम है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कैटेगरी भी ऑटोमेटिकली वैट कैलकुलेट करेगा। लेकिन जब सेकंड मैंने लिस्टिंग की वो मेरी ग्रोसरी की नीश में थी, तो उसमें वैट तो 7% होता है, बट उसमें अमेज़न ने उसको ऑटोमेटिकली 7% नहीं किया। इंस्टेड उसमें जो यूनिट बिके शुरू में, उनमें अमेज़न ने 19% ही वैट डिडक्ट कर लिया इनवॉइसेस में। तो फिर मैंने उसको रिसर्च किया, तो उसमें मुझे पता चला कि आपको इंडिविजुअल लिस्टिंग के अंदर अपनी टैक्स सेटिंग्स करनी पड़ती हैं। तो जो टैक्स सेटिंग है वो आप जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं उस टाइम वो शो नहीं होती, बाद में लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद एडवांस सेटिंग में जाके आपको उसको प्रॉपर कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि कौन सी कैटेगरी है, 7% या 19%। तो उसमें फिर मैंने अमेज़न से केस ओपन किया कि ये आपने गलत डिटेक्ट कर लिया, 19% ये 7% थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिकॉज़ ये आपकी एंड पे मिस्टेक है, आपने इसको सेट नहीं किया था, इसलिए जो यूनिट बिक गए हैं उनकी जो इनवॉइसिंग है वो रिटर्न नहीं हो सकती, वो 19% ही रहेगी। फ्यूचर ऑर्डर्स में हम उसका फिर ऑटोमेटिकली 7% कटेगा। तो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए ये भी एक है कि आप वैट सेटिंग्स को भी अपनी देखें और प्रॉपर्ली उसको सेट करें। जी, जी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं 2-4 मिनट हम जुरैज से भी लेते हैं। जुरैज बेसिकली मतलब हमारे जो है ग्रुप लीडर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और एज़ अ वीए सर्विसेज़ भी दे रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो इनका भी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस देखते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर, या लोग किस साइकी के साथ आते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है उस साइकी के साथ अगर वीए को एंगेज करें। तो जो चीज़ें हम समझाते हैं कि माइंडसेट के ऊपर फ़ोकस करें, कि वो माइंडसेट बिज़नेस माइंडसेट लेकर आएँ, 1 से 2 साल का टाइम लेकर आएँ अपने पास में। तो जुरैज भी थोड़ा-सा अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे और फिर हम सिकंदर भाई से भी थोड़ा-सा पूछेंगे, वो भी माशाल्लाह काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उनके भी एक्सपीरियंसेस हैं। जी जुरैज, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। आवाज नहीं आ रही सुरेश, अभी नहीं आई। नहीं आ रही? हाँ आ रही आ है। रही है अब आ गई, आ गई, आ गई। सबको मेरा सलाम एंड ब्रदर फ्रांस एंड शाहिद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। तो नहीं, बहुत ठीक नहीं आ रही आवाज़ मुझे। कम हो गई है। अब अब बढ़िया। बेहतर आई है, अब आपने कुछ किया। चले मैं अच्छा, मैं शुक्रिया अदा कर रहा था आपका फॉर हैविंग मी हियर। और डॉक्टर साहब ने और राहत भाई ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने थॉरोली बड़ा एंजॉय किया। तो ये ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे जो ट्रेनीज हैं उन्होंने अपने तजुर्बात, जो उनको मसले मसाइल आए, वो सबके साथ शेयर किया। तो ये चीज़ बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए। मैं सेकंड पॉइंट से शुरू करूंगा, चैलेंजेस एंड हर्डल्स जो आती हैं ई कॉमर्स के बिजनेस में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैं ई कॉमर्स के बिजनेस में अमेजोन की सर्विसेज में इन्वॉल्व हूँ पिछले कुछ 1.5-2 साल से। तो उसमें जो मेन चैलेंजेस हर्डल्स हैं वो प्रोडक्ट प्लेस, प्राइस और प्रमोशन के रिलेटेड ही होते हैं, इसके अलावा नहीं होते। बाकी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है जर्मनी का, उसके बाद फिर यूएसए आ जाता है, यूके आ जाता है। तो वो मार्केट के हिसाब से, जिस मार्केट में आप काम करने जा रहे होते हैं, उसकी कंपनी फॉर्मेशन और लीगल फॉर्मेशन को आपने फुलफिल करना होता है। इसमें जब भी कोई आप, सबसे पहले तो आप ज़हन बनाते हैं कि मैंने कोई बिज़नेस शुरू करना है, और वो ट्रेडिशनल बिज़नेस भी हो सकता है, टेक बिज़नेस भी हो सकता है। तो हम टेक बिज़नेस को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें जो ट्रेंड में है वो ई-कॉमर्स है, उसके लिए अमेज़न है, वॉलमार्ट है, ईबे है। जर्मनी में बहुत सारी साइट्स हैं जिनको पुल किया जा, उसमें फिर करते-करते जब बंदा शुरू कर लेता है, तो प्रोडक्ट पहला सेगमेंट आता है, उसके बाद फिर मार्केट प्लेस आती है, और फिर उसके बाद उसका प्रमोशन वगैरह आती है, किस तरह आपने अपने बिजनेस को रैंक करना है और उसको फ्रूटफुल बनाना है और उससे अपने एडवांटेज लेने हैं। इसमें जहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज इन्वॉल्व है, वहाँ पे मार्केट के ट्रेंड्स को भी आपने मद्देनजर रखना होता है, और उसके साथ साथ फिर आप करते हैं। इसमें
जो थर्ड पॉइंट है कि एडवाइस क्या है बिजनेस के लिए और न्यू कमर्स को मैं क्या कहना चाहूँगा, तो मुझे ये जो डिस्कशन हुई है उससे जो एक पॉइंट मिला है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लर्न करें। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा सा टाइम देके एक चीज़ को लर्न कर लेते हैं तो आपको स्किल जब आ जाता है तो फिर ये सारी चीज़ें जो अभी डिस्कस हुई हैं वो बड़ी माइनर सी रह जाती हैं, बल्कि आप उनको इंजॉय करते हैं प्रोसेस। अब दोबारा आते हैं उन पॉइंट पे कि हर्डल्स और चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस में प्रोडक्ट को ढूंढना और उसकी मार्केट वैल्यू को चेक करना, फिर उसकी प्राइस वगैरह को देखना, मार्केट प्लेस को डिसाइड करना। तो ये एक प्रॉपर कोई 3 से 4-5 माह का प्रोसेस है जिसको आपने करना होता है और फिर आप इस पॉइंट पे पहुंचते हैं कि ये बिजनेस कितना फिजिबल है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसमें बीइंग अ वीए जो मुझे मसले आए वो मैं थोड़े से शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे पास क्लाइंटेज आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं डिफरेंट मार्केट प्लेसेस से, यूएसए से होते हैं, यूके से होते हैं, जर्मनी से होते हैं। तो उनको कहीं न कहीं डीप डाउन कुछ मिसकंसेप्शंस होती हैं जिनको वो लेके आ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उनको ऑन बोर्ड करने से पहले उनकी वो क्लियर करती जाएँ, लेकिन कुछ लोगों की हम क्लियर नहीं कर पाते। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये एक साइड बिजनेस है, हम अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस करते रहेंगे, यहाँ पे थोड़े से पैसे डाल देते हैं और यहाँ से फिर हमें बहुत सारे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और मामला सारे सेट हो जाएंगे। लेकिन वो इस चीज़ को अपने नोटिस में लाते ही नहीं है कि मसले मसाइल किस तरह के हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, प्रॉफिट कितना आ सकता है, टेक में चैलेंजेस किस तरह के इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें मैं ये कहूँ कि मेरा जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहा है वो, अगर होलसेल की बात की जाए तो होलसेल में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि होलसेल की डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट करना और अच्छा रिलेशन बिल्डअप करना वो एक प्रॉब्लम है और उसमें आप ऐसे ही आपका रिलेशन बिल्डअप हो सकता है जैसे डॉक्टर साहब ने किया कि कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करके, उनके एग्जीबिशंस को अटेंड करके। वो क्लाइंट की तरफ से भी हमें सपोर्ट चाहिए होती है और क्लाइंट को खुद एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को, सप्लायर को कांटेक्ट करे, उनको विजिट करे और फिर जो है अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, अप्रूवल्स आए और उन अप्रूवल्स का फिर आप एनालिसिस करके प्रोडक्ट को लिस्ट करें, उन प्रोडक्ट से जो है वो बिजनेस जनरेट करने की कोशिश। उसके अलावा यूएसए में भी यही है कि यूएसए में जब आप करते हैं तो उधर मार्केट सैचुरेटेड बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी आपको मसले मसाइल आ जाते हैं, वहाँ पे प्राइस वार आ जाती है, अप्रूवल्स के मसाइल आ जाते हैं। और ये था होलसेल का। अगर प्राइवेट लेवल की बात करें तो प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा लग जाता है और सबसे इसमें चैलेंजिंग सेगमेंट है वो है प्रमोशन का। आप अपने प्रोडक्ट को रैंक किस तरह करवाएंगे, तो रैंक करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग बजट दरकार होता है, जो कि इन्वेस्टर क्लाइंट जो है वो फिर स्टेप बैक हो जाते हैं। जो एक इसका ड्यू प्रोसेस है, टाइम है, वो नहीं देते। तो इस तरह के मसले मसाइल हैं। बाकी अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जी, थैंक यू सुरेश। जी बिल्कुल, ये सेशन का मकसद भी यही था कि लोग जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको गो थ्रू करें, उन लोगों की ज़ुबानी जो उससे गुजर रहे हैं ना। तो जो मेन इसको मैं सम अप करता हूँ 1-2 पॉइंट्स में, कि जो एज एन इन्वेस्टर या एज अ बिजनेस स्टार्टर करना चाहते हैं तो उन्हें ये सोचना होगा कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो अमेजोन जो बिजनेस है या ई कॉमर्स जो बिजनेस है, ये प्रॉपर बिजनेस सेटअप है। ये जस्ट लाइक अदर फ्रीलांसिंग सर्विसेज नहीं है कि कोई वेबसाइट बना दी या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर दी या वीडियो एडिटिंग कर दी तो पैसे आ जाते हैं। ये प्रॉपर बिजनेस सेटअप है जिसको कम से कम भी हमने 1.5-2-2.5 साल का अर्सा देना होता है और उसके बाद ये कहीं जाके हमें फ्रूट देना शुरू कर सकता है। तो यही सबसे बड़ा मेरा ख्याल है चैलेंज और हर्डल होती है हमारे माइंडसेट के साथ, कि जो हम बिगिनर के तौर पर या इन्वेस्टर के तौर पर भी ओवरलुक कर जाते हैं। तो अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे सिकंदर रजा साहब के साथ भी, तो उनके भी बिल्कुल। लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं जी, और शारिक भी कुछ बताएंगे हमें साथ में। हाँ बिल्कुल। सिकंदर भाई भी म्यूनिख में होते हैं और अभी बैठे हुए भी पीछे आपको नजर आ रहा होगा, गिनूस लिखा हुआ है, इनकी बेकरी है इले हाँ की। जी। 4 साल से चला रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बेकरी और विद फैमिली। और इसके अलावा उससे पहले भी इनकी पहले 4 दुकानें भी रही हैं और भी कई काम ये करते रहे हैं। इनका काफ़ी ज़िंदगी का तजर्बा है इधर म्यूनिख में और दूसरे शहरों में। तो ये भी अब खैर ये भी ऑनलाइन सीख रहे हैं
और ऑनलाइन करने का इनका इरादा है, वो भी इनसे पूछेंगे मोटिवेशन क्या है। लेकिन इन जनरल अभी जिस तरह आपने देखा कि प्रोफेसर इलियास भाई और आहद जो हैं, जो आईटी के और डिफरेंट फील्ड से हैं, तो ये लोग भी बिजनेस में गए, तो जो और मेरे ख्याल में अब माशाल्लाह अभी इस टाइम 27 मेंबर हैं जो जूम सेशन में आपकी हमारी बात सुन रहे हैं। तो इनको जनरली बिजनेस के हवाले से या माइंडसेट के हवाले से टिप दें। ऑनलाइन के बारे में तो अभी बात कर ली हम लोगों ने, लेकिन इन जनरल क्या मसाइल इन जनरल आते हैं, जिस तरह भी जो पॉइंट्स आज जो 4 थे, इन्हीं में ही अगर बात करें तो क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, और फिर चैलेंजेस क्या आ सकते हैं जर्मन ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, और उनको कैसे हम जो है ना उनको कब ओवरकम कर सकते हैं। और इसके एंड में नए बंदों को क्या मोटिवेशन देंगे, क्योंकि आपके सामने आपकी फैमिली भी कोई यूएस में है, कोई दूसरे मुल्कों में है, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे या किए और रुक गए, तो लेकिन आप करते रहे। तो किस इनमें कुछ टिप्स दें थोड़ा सा तारुफ के साथ। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, मेरा ऑनलाइन या ई कॉमर्स में तो कोई तजर्बा नहीं। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे दफ्तरों में कोई प्रॉब्लम होती है, मेरा ख्याल है मेरे जैसे बंदे को तो कोई दफ्तरों में प्रॉब्लम नहीं होती। मेरा तो एक तरीकाकार है कि मैं दफ्तर में जाता हूँ, पहले ही लेशन दे देता हूँ, थोड़ा सा हंस खेल लेता हूँ। तो मेरा तो अभी तक दफ्तरों में वीज़े से लेके अभी तक जितने भी मैंने काम किए हैं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे दफ्तर में। तो मेरे काम काफ़ी काम तो इधर ये है कि दफ्तर में फ़ोन करने से हो जाते हैं। जैसे ये मेरा रिमाइंडर है, मैं इधर कोई फ़ोन करता हूँ तो वो कहते हैं ठीक है, वो मुझे व्हाट्सएप पे ही कुछ ना कुछ भेज देते हैं। ठीक है जी। बस ये है, दफ्तरों में जाके थोड़ा सा कोशिश करें जर्मन बोलने की, टूटी फूटी बोलेंगे, जर्मन बोलें। तो मेरा तो ये आपको तजर्बा है मेरा। दूसरा, मेरा जो आइंसल हैंडल का है, मेरा तजर्बा तकरीबन मैं सन 2004 से अपनी दुकान कर रहा हूँ। तो मेरी 3-4 दुकानें रही हैं, स्टुटगार्ट में रही हैं, म्यूनिख में इधर 2 थी, एक इधर शहर है फाफनहोफर इधर थी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इधर ऑनलाइन या अमेज़न पे। तो पिछली दफ़ा शारक भाई से भी कोई हम 2-3 घंटे इधर बेकरी में बैठे रहे थे। इनसे मदद मांग रहा था कि मेरी कोई मदद करें, क्योंकि ये बेकरी तो हम छोड़ रहे हैं बस नेक्स्ट मंथ ये आखिरी वो है हमारा। तो अब कोशिश कर रहे हैं। मुझे कल मैं गया था इधर आइंसल हैंडल की एक दुकान देखने एयरलांगन में। सही। ठीक है जी। तो मेरा तो यही तजर्बा है जो आइंसल हैंडल का है, बाकी तो कोई तजर्बा नहीं है। तो आप लोगों की रहनुमाई इसीलिए चाहिए, कोई रहनुमाई करें। टैक्स के मामलों में कोई ये बात जो कहना चाहिए? जो टैक्स के माशाल्लाह मामले आपका जो तजर्बा है ना, ये बड़ा वैल्यूएबल तजर्बा है। बिल्कुल टैक्स में मेरा ख्याल है शायद में टैक्स में घबराना नहीं बिल्कुल चाहिए इंसान को। ठीक है, मैं उसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि पहले आप पैसे तो आपके पास जमा होंगे तो टैक्स देंगे ना, अगर पैसे जमा ही नहीं हुए तो टैक्स क्या देंगे। यही फराज में भी कहते होते हैं। बिल्कुल। अगर आपके पैसे है ना, आप टैक्स ले रहे हैं। अभी मैं फर्ज किया मेरी दुकान पे सेल चल रही है ना, इसमें मेरे पास पैसे आएंगे, वो पैसे शो होंगे तो हम टैक्स देंगे ना। ठीक है, कुछ दोस्त मेरे भी हैं जिनको मैं बहुत पुराना जानता हूँ, वो डरते कारोबार नहीं करते, डरते सेल्फ स्टैंडिश नहीं करते, बस पूछते रहते हैं राना भाई कितना टैक्स देना पड़ेगा, कितना टैक्स देना पड़ेगा। मैं उनको कहता हूँ यार टैक्स तो तब देंगे जब आप काम शुरू करेंगे ना। ठीक है, तो डरते हैं बहुत ज्यादा लोग, कहते हैं यार पता नहीं क्या मुश्किल आ जाएगी, क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं एक ऐसा इंसान हूँ, मैं कहता हूँ यार मुश्किल नहीं आएगी तो आसानी कैसे आएगी, मुश्किल के बाद आसानी है ना। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो प्रॉफिट टैक्सेशन का ना, हम भी समझाते हैं लोगों को। ये पिक्चर मेरी फेवरेट है, मैं हर दफ़ा ये दिखाता हूँ कि हमें कंफर्ट जोन को छोड़ दें, और जो फियर है ना हमारा, हमने इसको भी छोड़ दें। इसको बिल्कुल छोड़ के फिर हम लर्न करेंगे जो आज हम कर रहे हैं। जो सेशन है उसका मकसद ये है कि हम लर्निंग जोन में आए, हम स्किल्स को सीखें, एक्सपीरियंसेस को सीखें, और फिर उसके बाद हमारी ग्रोथ हो सकेगी, जो ये आखिरी है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने गोल्स बनाएं, अपनी मोटिवेशन बनाएं, लोगों से सीखें जो फील्ड के अंदर हैं। जो सिकंदर भैया, इनका तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त है कि ये आइंसल हैंडलर हैं, और इनके पास नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे ये प्रोडक्ट्स खरीदते हैं।
तो ये हमारे लिए होलसेल का बड़ा अच्छा सोर्स हो सकते हैं कि ऑनलाइन जो लोग कर रहे हैं, आहत कर रहे हैं, अलियास भाई कर रहे हैं, जो और लोग कर रहे हैं, वो इनके थ्रू भी बाइंग कर सकते हैं। मैं एक और आपको तजर्बा शेयर करता हूँ। मेरी जब कपड़े की दुकानें थी ना, अभी तो मैं कोरोना टाइम पे बंद की हैं कपड़े की दुकानें, तो मैं कपड़े की कोई ऐसी आइटमें थी जो मैं इटली से खरीदता था, तो मेरे कस्टमर थे जो वो कस्टमर अमेरिका से थे, ठीक है? जी, जी। वो यहाँ से मेरे से वो 15 यूरो की वो प्रोडक्ट खरीदते थे और अमेरिका में 50 यूरो में 55 डॉलर में वो बेच रहे थे, ठीक है? अब मैं मेरा ख्याल शारक भाई से मैंने बात की थी कि मैं अली बाबा के साथ कुछ काम करना चाहता हूँ। मेरी 2-3 मीटिंगें हुई अली बाबा से कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो इटली से खरीदेंगे और अमेरिका में बेचेंगे, बड़ी अच्छी प्रॉफिट है उसमें। तो हमारी अब मीटिंग है इस मैसे के बाद, हम एशियन मैसे में भी जा रहे हैं, तो मैसे के बाद हमारी मीटिंग है। जी, जी, बिल्कुल। जैसे ये आहत का अकाउंट बन गया था यूएसए में गलती से, तो अब आप इंटेंशनली बना दें बेशक यूएसए में अकाउंट, आपके पास तो सोर्स भी एक मिल रहे हैं जो आपको प्रोडक्ट ढूंढ के दे दें, आप इनके साथ टाई अप करें और अमेरिका में सेल कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, अमेरिका में बहुत अच्छी प्राइस उसकी मिलती है और मुझे वो कस्टमर हमेशा बताते थे कि मेड इन इटली जब लिखा होता है ना अमेरिका में किसी कपड़े की प्रोडक्ट पे, तो कहता है वो ऐसे सेल हो जाती है जैसे जर्मन में एक मुहावरा है ना, वाह में सैमल, इतनी जल्दी वो सेल हो जाती है, ठीक है? जी, जी, बिल्कुल। ये नेटवर्क का मकसद ये है कि जो लोग नॉलेज रखते हैं वो नॉलेज शेयर कर रहे हैं। माशाल्लाह आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बाइंग में बड़ा गाइड कर सकते हैं लोकल बाइंग के ऊपर। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ जी। तो तो उसमें जो ऑनलाइन हमारे दोस्त कर रहे हैं वो हाँ जी, आपके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो बिल्कुल, लाजमी नहीं कि आप सारा सीखें, आपको जो आता है आप वो परफॉर्म करें, जो इनको आता है ये उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी चैलेंज जी ज़रूर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आप दोनों दिन आएंगे असल में या आप प्लीज बता दीजिएगा, अगर एक दिन आना तो फिर मैं भी उसी दिन आऊंगा, क्योंकि मैंने भी एक। हम इंशाल्लाह 2 दिन आएंगे। ठीक है, चलें हाँ, फिर वहां से मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। इंशाल्लाह, जी, इंशाल्लाह। अभी क्वेश्चन देते हैं जाहिदा नसरीन का। अस्सलाम वालेकुम। आप सब वालेकुम की बातें अस्सलाम। सुनकर बहुत अच्छा लगा। बहुत मालूमाती है। सॉरी मेरा गला थोड़ा आज खराब है। तो मतलब मैं ये पूछना चाह रही हूँ, 2 क्वेश्चन्स हैं मेरे। एक तो पहला तो ये है कि 55 की एज में क्या इंसान काम कर सकता है? जैसे मैं सॉरी ज़्यादातर वक़्त मैं ऑनलाइन ही रहती हूँ। मोस्टली क्योंकि मैं कॉलेज में विजिटिंग पर हूँ और 2 क्लासेस लेने के बाद मैं फ्री होती हूँ। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप लोग इटली, जर्मन, इंग्लैंड की बातें कर रहे थे। तो पाकिस्तान में जैसे मैं गुजरांवाला से बिलॉन्ग करती हूँ, तो यहाँ पर बहुत बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। इसी तरह से मैं पैदा हुई फैसलाबाद में, यहाँ मेरी शादी हुई। तो वहाँ कपड़े की, कॉटन की मतलब बहुत बड़ी मार्केट है। तो क्या हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते? और अगर मैं ट्रेनिंग लूँ तो मैं ख़ास तौर पर फ़राज़ के साथ मैं थोड़ा काम भी कर चुकी हूँ। तो मैं सरफ़राज़ से भी पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं सीख लूँगी जल्दी, और मैं चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे काम करूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? जी, जी, देखें मिस जाहिदा, बिल्कुल मैं अब पहचान गया आपको, तो आपके साथ रूट्स में कुछ अर्सा बिल्कुल मौका मिला है। तो बिल्कुल देखिए, लर्निंग तो ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी इंसान किसी उम्र में सीख सकता है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, माशाल्लाह एक्सपीरियंस है हम सब में। तो जो गुजरांवाला की प्रोडक्ट्स हैं, जो फैज़ाबाद के प्रोडक्ट्स हैं, वो अपनी जगह बहुत वैल्यूएबल हैं। तो वो भी काफ़ी प्रोडक्ट्स तो हो भी रही हैं, स्पेशली वज़ीराबाद से चाकू, छुरियाँ, कटलरी बहुत आ रही है, सर्जिकल आइटम्स बहुत आ रही हैं। तो इवन दो उनमें कॉम्पिटिशन है, वो हम अमेज़न के ऊपर इतना नहीं सेल कर पाते क्योंकि काफ़ी एस्टेब्लिश ब्रांड है, तो उसके लिए हम सोर्सिंग करते हैं बेसिकली ऐसी प्रोडक्ट्स की जो लेस कॉम्पिटिटिव हों। लेकिन ये कि सीख तो आप किसी भी वक़्त सकती हैं, मतलब जैसे ज़ुरेज़ काम कर रहा है, ज़ुरेज़ भी गुजरांवाला में है।
ऑफिस भी हमारा गुजरांवाला में ही बना हुआ है, तो आप बेशक किसी दिन ज़ुरैर से कॉन्टैक्ट करके ऑफिस तशरीफ़ लें, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको डिस्कस कर सकती हैं। थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि क्या इसमें हर्डल्स हैं, मतलब काफ़ी आइडिया तो आपने आज दे दिया है, तो जो बाकी का होगा थोड़ा बहुत वो ज़ुरैर भी आपके साथ शेयर कर देगा। तो काम ना करने वाली तो मेरा ख्याल है कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, तो काम करने के लिए हम सब बैठे हुए हैं, करवाने के लिए बैठे हुए हैं। जी, मैं तो चले आप लोगों का तो कांटेक्ट भी निकल आया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल गाइड करें। बाकी अब शो का कोई प्रोग्राम खत्म होने लगा है, 26 लोग नजर आ रहे हैं सेशन में। अगर और भी लोग कोई बहादुर बने, जैसा लियास भी ने कहा, वो एक दफ़ा पहले मैसेज में गए तो शुरू में इतनी देर लगी, बात ही नहीं की, तो अभी जो लोग बैठे हुए हैं और किसी वजह से ही बैठे हैं और हमें टाइम मतलब 1 घंटा छुट्टी के दिन निकालना जी। बड़ी बात होती है, तो कोई भी अगर कोई सवाल करना चाहे, कुछ कुछ भी कमेंट करना चाहे कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चीज़ आपको डरा रही है, या क्या आपके जहन में खदशात हैं कि शुरू करने में क्या हो सकता है, या कोई भी बात करना चाहें तो कुछ ज़रूर कमेंट ज़रूर करें कि एक जी, जी, बिल्कुल, ये देखें, झिझक भी निकल ये जो जाए और अगले दफ़ा हाँ, और सीखेंगे। ये जो पिक्चर भी दिखा रहे हैं ना, इसका मकसद ये है कि कंफर्ट ज़ोन से हम बाहर निकलें ना। अगर हमने वाक़ई ज़िंदगी में कुछ करना है तो हमें कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, अपने फ़ियर्स को ओवरकम करें, लर्न करें और उसमें ग्रोथ है हम सब की। तो ये सब लोगों के लिए एक मौका है जो कुछ करना चाहते हैं, कि ये प्लेटफ़ॉर्म है, इस पे मतलब हम लोग अपनी एक्सपर्टीज़ दे रहे हैं। मतलब जैसे सिकंदर साहब भी कनेक्ट हुए हमारे साथ और बहुत से लोग कनेक्टेड हैं। तो इसी तरह ये कि ये आइडियल सिचुएशन है हर एक के लिए कि सीखें और परफ़ॉर्म करें और सपोर्ट के लिए भी हम तैयार हैं। तो कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो आप लोग सामने आके बात करें, माइक अपना म्यूट कर सकते हैं। बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्री में। अस्सलाम वालेकुम, अ, आवाज़ आ रही है? सॉरी। जी, जी, आ रही है जी उज़ैर। जी क्या हाल है आपका? बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, लाइक वेरी इंफॉर्मेटिव और क्वाइट मोटिवेटिव। एंड एक्चुअली मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि आप मैसेज की बात कर रहे थे, तो ये लाइक मोस्टली मैसेज होलसेल और प्राइवेट लेवल वाले जर्मन में होते हैं या इंग्लिश लाइक मल्टीपल कंट्री से आए होते हैं, या मोस्टली ये जर्मन लोग होते हैं? नहीं, वो तो इंटरनेशनल होता है। अच्छा, इंटरनेशनल होता है, तो मतलब हम कहीं पे भी सोर्सिंग करना चाहे वहाँ से उनके साथ लिंक करके उनके साथ फिर बात करके मज़ीद कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो इंटरनेशनल एग्ज़िबिशन्स होते हैं, कुछ लोकल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये इंटरनेशनल हैं, जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं। ओके। मुझे एक मदद चाहिए, कोई बंदा अगर कर सकता है, फैसलाबाद में कोई कांटेक्ट चाहिए, बेड शीट चाहिए कोई, चलें काफी सारी। मैं ना आप मेरा नंबर दे दें शारिक से, मैं इस वक़्त जी, अभी फैसलाबाद में ही हूँ। अच्छा अच्छा। यस और मिस ज़ाहिदा भी हैं, मिस ज़ाहिदा भी हैं, बिल्कुल उनका भी मैं हूँ, ताल्लुक फैसलाबाद से है। क्योंकि मेरी बिल्कुल। पिछली और भी थी, तो जो अली बाबा की मैनेजर हैं यहाँ म्यूनिख की, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि अगर आप बेड शीट का काम करते हैं ना, अच्छी वाली का, तो आपको काफी ऑर्डर इधर से ही म्यूनिख से मिल सकते हैं ना। जी, जी, आप या तो अपना नंबर हमें सेंड कर दें, मैं फिर मिस ठीक है, मैं ज़ाहिदा को अभी भी आपका रब्ता नंबर दे करवा दूँगा। दूंगा। शारक भाई मेरा नंबर सेंड कर देना इनको। जी बिल्कुल ठीक। जी, मिस ज़ाहिदा आप अस्सलाम कुछ कहना वालेकुम। चाहती हैं? जी, जी। जी, अच्छा मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे आपको पता है फराज साहब को कि मेरा बड़ा बेटा सुनता नहीं है अच्छे तरीके से, वो डिवाइसेस के साथ सुन सकता है, लेकिन वो आईटी में बहुत अच्छा है। मतलब आप कोई भी काम उसे कहें, इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं और वो हर एक काम कर सकता है, लेकिन मसला उसका ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता। मतलब वो लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन वो सेल अच्छा कर सकता है। तो मेन रीज़न जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनलाइन करूँ और मैं थोड़ा बहुत कर भी रही हूँ। जैसे कपड़े का मैं थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए बेसिकली करना चाह रही हूँ, ताकि वो वैसे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उसकी बीवी बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो डिपेंडेंट रहे हमेशा अपनी वाइफ़ पर और उसकी दौलत पर। और वो खुद
मतलब बाइज्जत तरीके से वो खुद जिंदगी गुजार सके, जबकि वो इतना टैलेंटेड भी है। सिर्फ एक लिसनिंग प्रॉब्लम और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाता। तो मैं उसकी वजह से भी ज्यादा ये सीखना चाह रही हूँ। तो अगर किसी को भी इस तरह की हेल्प चाहिए हो, जैसे आप लोग कह रहे थे कि हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं उसके ऊपर, तो अगर मेरे बेटे को कोई भी इस तरह का काम असाइन कर दिया जाए कि वो किसी भी साइट पर कोई लोएस्ट रेट पे कोई भी चीज देखे और उनको बता दे, और वो तो मतलब कि वो सॉफ्टवेयर बनाता है और वो 150 रुपीज में सॉफ्टवेयर बेच देता है, और क्योंकि वो बात नहीं कर सकता और कर नहीं सकता है, तो वो बेचारा बच्चा इस तरह से कर रहा है। मतलब बेचारा इस लिहाज से कि कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी शाड़ी है, हर चीज जिंदगी की हर सहूलत है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो इंडिपेंडेंट हो। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला सर आपसे मिलूंगी गुजरावाला में इंशाल्लाह जल्द ही, मे बी कल ही अगर आपसे बात कर लूंगी। मैंने आपका कांटेक्ट नंबर सेव कर लिया है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी। बिल्कुल जी जी सही है। इंशाल्लाह फराज भाई जरूर। से मेरा भी इनसे रब्ता करवा दीजिएगा। हमारी भी आईटी कंपनी है और हमारे लिए कुछ लोग कर रहे हैं काम पाकिस्तान से, तो हो सकता है उसमें भी कोई हमसे कुछ यूजफुल काम ले सकें। जी जी बिल्कुल ठीक है, यही हमारा मकसद है कि कनेक्टिविटी हो और कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ सपोर्ट भी करें और काम भी होता जाएगा सारों का। जी मैं फिर वाइंड अप करते हैं आज का सेशन, और तो कोई बातचीत नहीं नजर आ रही, तो आप सबका बिल्कुल बहुत हाँ, शुक्रिया। एक आध क्वेश्चन इसने लिखा है, अहमद रजा ने लिखा है कि एज अ स्टूडेंट किस कंट्री में आप रिकमेंड करेंगे, यूके या एस्टोनिया, या ये डिपेंड करता है कहाँ सेल कर अच्छा, अगर सकते हैं। जर्मनी में मार्केट प्लेस में काम करना है, जर्मन मार्केट प्लेस में, तो फिर एस्टोनियन कंपनी बेटर है, क्योंकि उसका ईयू का होगा सारा सिस्टम, तो वो जर्मन कंपनीज के लिए इजी एक्सेप्टेबल है एज कम्पेयर टू अगर यूके की कंपनी हो, क्योंकि यूके की कंपनियां ब्रेक्सिट के बाद से ना थोड़ा सा हेजिटेंट हो गई हैं जर्मन कंपनीज यूके कंपनीज के साथ काम करने में, क्या पता नहीं इनवाइसिंग कैसे होगी, कोई इशू ना बन जाए। तो अगर तो जर्मन मार्केट प्लेस में काम करना है तो फिर एस्टोनियन कंपनी बेटर है। एस्टोनियन बैट के साथ आप जर्मनी में भी काम कर सकते हैं इजीली, और अगर यूके बिल्कुल में काम करना है तो फिर यूके में कंपनी खुलवा सकते हैं एज अ स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है उसमें। बिल्कुल। और कल मैं वापस आया हूँ एस्टोनिया से, एग्जीबिशन से सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेकर, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको मुझे एक लिस्ट बनानी होगी, तो हम 2 हफ्ते बाद इंशाल्लाह ग्रीन वेव पे इसके हवाले से एक सेशन रखेंगे, एस्टोनिया ई रेजिडेंसी और बिजनेस में क्या ऑप्शन हैं, ताकि वो मैं सारा पहले चीज़ों को स्ट्रीमलाइन कर लूँ इंशाल्लाह। ठीक हो ठीक है, गया इंशाल्लाह। इजाजत दें जनाब, हमने एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना है पीडीएम की गवर्नमेंट के खिलाफ। जी जी ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सिकंदर हम साहब। जा रहे हैं। ओके जी, अल्लाह हाँ, हाफिज। ओके अल्लाह ठीक है। हाफिज़। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आया है, व्हाट इफ वी आल्सो वांट टू सेल इन यूएस टू, तो फिर आप अगर यूएस में करना है तो फिर आप यूएसए में भी कंपनी बना सकते हैं। जो ग्लोबली सेलिंग है ना, वो इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं हमें दिखाई देती एज कम्पेयर टू कि आप जिस मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं कोशिश करें कि उसी मार्केट प्लेस में कंपनी बना दें। उसमें आपके एक्सपेंसेस भी कम हो जाते हैं, आपकी हैसल भी कम हो जाती है। जी शफकत इसहाक का क्वेश्चन है। जी, अस्सलाम वालेकुम, शफ़ाक़त इसहाक़ फ्रैंकफर्ट से मैं। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका इतने क्लास के सेशन के लिए, मोटिवेशन के लिए। पिछले 1-2 साल से आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं माशाल्लाह से। मेरा क्वेश्चन ये था फ़राज़ भाई आपसे भी, और भी आंसर कर सके। जैसे कि बार-बार एक्सप्लेन कर रहे हैं यार कि शुरू में हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग जो है सेल्स अगर हमारे पास में नहीं आ रही है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम टैक्स भी उस हिसाब से पे नहीं करेंगे। मगर मुझे जो फ़िलहाल एक चीज़ जो डिस्टर्ब करी बहुत ज़्यादा वो ये है कि यार अगर मैं पर्सनल इनकम टैक्स रजिस्टर करवाता हूँ, मेरी सेल्स नहीं होती है, चलें ये तो समझ आ रही है कि मुझे सेल्स टैक्स नहीं देना पड़ेगा उस तरह से। मगर जो हेल्थ इंश्योरेंस होगी फॉर एग्ज़ाम्पल, और जो टैक्स क्लियरेंस करवानी होगी और उसके लिए हमें स्टोर ऑपरेटर वगैरह को हायर करना पड़ेगा मिसाल के तौर पर, उसके चार्जेस वगैरह तो होंगे ना? तो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं कि उसको लाइक कितना कंसीडर करना चाहिए, और कितनी जो उसके चार्जेस में माइंड में रखने चाहिए कि आपको पर मंथ उसके पे करने पड़ेंगे? लाइक जो हेल्थ इंश्योरेंस आपकी इंक्रीज़ होगी और उसके अलावा जो क्वार्टरली या फिर आपको मंथ ईयरली जो है वो टैक्स क्लियरेंस करवानी पड़ेगी, उसके लिए आपको स्टोर ऑपरेटर चाहिए होगा एक तरह से। अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपकी सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये 2 चीज़ें तो मेरे ख़्याल से लाज़मी करनी पड़ेंगी, आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी बीच में। तो क्या कहेंगे इसके बारे अच्छा, में आप? इसमें आहद ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था, मैं फिर आहद से रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा आपको गाइड भी कर दें इस बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में और टैक्सेशन था।
हाँ जी, जो आप कह रहे हैं स्टोरेज ब्राटर, वो शुरू में फिलहाल ऑलमोस्ट पहले मैंने लास्ट ईयर मई में कभी रजिस्टर की थी, तो 1 साल हो गया मैंने कोई रखा नहीं है। तो उसमें ये है कि जो लेटर आया था कि क्वार्टरली आपने वैट रिटर्न अपना फॉर्म सबमिशन करवाना होता है, कि आपने कितना वैट कलेक्ट किया या कितना वैट आपने पे किया है। तो उसकी मैंने यूट्यूब से हेल्प लेके फॉर्म्स वगैरह कैसे फिल करते हैं ऑनलाइन ही एल्स्टर पे सबमिट कर दिए थे। और जो है हेल्थ इंश्योरेंस आपको तब पे करनी पड़ती है अगर आप मिनी जॉब जर्नी में है 520 उससे ज़्यादा अर्न करते हैं, तो फिर आपको एक्स्ट्रा हेल्थ इंश्योरेंस पे करनी पड़ेगी। और जो दूसरा जो है अर्निंग इनकम एंड स्टोर है, वो भी उसकी एक जो लिमिट है, अगर आप उससे कम रहते हैं तो उसमें भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप बेशक क्वार्टरली भी किसी की सर्विसेज ले सकते हैं, जो आपके भी हाथ में क्वार्टरली वैट रिटर्न फाइल करे। अदरवाइज आप एनुअली उसकी एनुअली आप सर्विसेज ले लें, तो आई थिंक एनुअली वो डिपेंड करता है डिफरेंट। कुछ ऐसे भी हैं जो 100 यूरो चार्ज करते हैं, कुछ 150 200, तो डिफरेंट चार्जेस हैं। तो अभी ये है कि मैं एनुअली लेने का सोच रहा हूँ कि अभी एनुअली जो मैंने रिटर्न सबमिशन करनी है इन जुलाई, तो उसमें मैं सर्विसेज लें। जी, बिल्कुल, इसमें जो क्रंकन फिजिशियन वाला टॉपिक है ना हेल्थ इंश्योरेंस, वो तो 520 यूरो के जब हम अबव जाएँगे फिर हम पे करेंगे। अच्छा, 520 ये नहीं कि हमने सेलिंग कर दी है इतनी, 520 ये कि वो हमारी प्रॉफ़िट है, वो हमारा प्रॉफ़िट है, तो फिर हमने उसे काउंट करना है। सेलिंग अगर मैं 2000 की भी कर चुका हूँ, 5000 की भी कर चुका हूँ, लेकिन अगर मेरा प्रॉफ़िट नहीं एक्सीड हो रहा ना 520 से, तो मैं क्रंकन फिजिशियन में नहीं जाऊँगा। तो ये एक पॉइंट है समझने वाला। और दूसरा जो कॉस्ट है, जैसे आहत ने बताई, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती शुरू में, जब तक आप ज़्यादा कमाएँगे, तो उसके बाद फिर आपको जो है ना ज़्यादा शोएब राटर भी चार्ज करना शुरू करेंगे, लेकिन शुरू में तो आपको 50 यूरो, 1000 100 यूरो तक की जो ना वो रहते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिस्टिंग भी नहीं होती, काम भी नहीं इतना होता उनका। जी भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इस पे भी आहत ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनकी भी फील्ड है आईटी की। जो लास्ट क्वेश्चन है, शुड आई गो फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्सेज़ फॉर ई-कॉमर्स और वुड दैट बी वेस्ट ऑफ मनी एज़ आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर? इसमें ये है कि आप कोर्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह स्पेशली ये ग्रीन वेव का कोर्स है, तो इसमें जो शुरू का हाफ पार्ट है उसमें कंपनी फॉर्मेशन और बिजनेस और टैक्सी, जर्मनी में टैक्सीज और डिफरेंट फॉर्म ऑफ टैक्सी, वो सारी चीज़ें हैं। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको कम मिलती है यूट्यूब या और सोर्सेज से, लेकिन जो दूसरी फॉर एग्जांपल आपकी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग या प्रोडक्ट रिसर्च, वो भी आपको मिल जाती है। लेकिन ये है कि ये कोर्स में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको मेंटर सपोर्ट मिल जाती है। कोई प्रॉब्लम है तो मैंने जो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस था, शुरू में मैंने डायरेक्ट ही कोर्स में नहीं किया था। शुरू में मैंने काफ़ी रिसर्च की थी ई कॉमर्स की, ऑनलाइन काफ़ी नॉलेज गेन किया था ड्रॉप शिपिंग के बारे में और डिफरेंट बिजनेस मॉडल के बारे में, जिससे मेरे पास ऑलरेडी कुछ नॉलेज आ गया था। जब उसके बाद मैं कोर्स में गया था तो मेरे पास जो ऑलरेडी नॉलेज था उसके अगेंस्ट जो ये लोग बता रहे थे, जो कन्फ्यूजन्स थी वो फिर इजीली सॉल्व हो गई। क्वेश्चन पूछे, काउंटर क्वेश्चंस किए। तो अगर आपको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है और आप कोर्स लेंगे, तो आई थिंक वो उसमें ये है कि आप फिर जो आपकी कन्फ्यूजन शायद बाद में आपको ज़्यादा आए। तो आप पहले कुछ खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, बाद में आप कोर्स पे भी जा सकते हैं। कोर्स का आई थिंक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो मेंटर सपोर्ट है, जो आपको मिल जाती है। जी, जी, रियाज़ भाई। जी, मैं भी इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आहत भाई ने सारी बातें सही की हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपके कोर्स में, एक तो ये है कि कोर्स की कोई फीस जो है ना वो कोई लाखों यूरो में तो है नहीं। दूसरा ये है कि अगर आप उसको लिखते हैं कि इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, तो कोई भी आप ट्रेनिंग 200, 300, 400, 500 यूरो में, जो कि आपको एक 6 माह के लिए, 1 साल के लिए आपको 1 टू 1 एक बंदा समझा रहा है, चीज़ें बता रही हैं, और आप उसको वेस्ट समझ रहे हैं, तो अब आप खुद सोचें कि आप कैसे आगे बिज़नेस को जो है ना एस्टेब्लिश करेंगे, जहाँ पे बिज़नेस में लॉस भी हो सकता है। वहाँ पे आपको कोई 10,000 यूरो की, 4,000 यूरो की, 5,000 यूरो की आपको इन्वेंटरी करनी पड़ेगी। तो मेरे ख़्याल में बिज़नेस में जब बंदा आता है ना, तो वो पहले ये सोच ले कि थोड़ा-सा अगर लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं है। अगर आप की जॉब है, आपके पास वीज़े, सारी चीज़ें हैं,
तो मेरे ख्याल में जो कोई चीज़ भी जो है ना बिज़नेस में वो वेस्ट होती नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीखेंगे ना तो वो उसका फ़ायदा ही होगा। और अगर कोई चीज़ ना भी कोई लॉस भी हो जाए तो फिर भी बंदा उससे लर्न करता है। तो इस तरह जो है ना वो बंदे को सोचना चाहिए। तो मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर कोई चीज़ करनी है तो वो प्रॉपर तरीके से हो, वरना वो हिट एंड ट्रायल से कोई चीज़ नहीं चलती। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि जो हमारा जो कोर्स है ना वो बेसिकली अमेज़न से रिलेटेड नहीं है। उसपे जैसे आहत ने बताया कि हमारा एक कंपनी मॉड्यूल है पूरा, जिसमें कंपनी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, टैक्सेशन की जितनी फॉर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, वैट को डिस्कस करते हैं, जो लीगैलिटीज़ है जर्मनी के अंदर उनको डिस्कस करते हैं, ताकि आप इन सारी चीज़ों से फ्री ऑफ माइंड हो जाएँ। मतलब आपको पीस मिल जाए, आपको पता हो कि आपने ये सारी बेसिस कवर कर दी हैं। उसके बाद आपकी टेक्निकल एजुकेशन आ जाती है जो अमेज़न से रिलेटेड होती है। तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है जितना आप एक्टिवली काम करेंगे, सारी आज की सारी जो गुफ्तगू है उसमें आपने देखा होगा कि जब ये दोनों काम कर रहे हैं तो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो जितना हम एक्टिवली काम करेंगे उतना हमारे लिए आसानियाँ होंगी। हमारा जो काम है ना एज़ अ मेंटर या एज़ ट्रेनर्स, वो ये है कि आपको गाइडेंस फ्राहम करते जाएँ, आपको रास्ता दिखाते जाएँ। चलना आपने है, दौड़ना आपने है और हम आपको डायरेक्शन देते जाएँगे और आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ हम आपके साथ खड़े हैं और आपको वहाँ से निकालते जाएँगे ना। गुड, मेरे ख्याल में टाइम खत्म ये हो रहा अब है, अहद लेकिन और डॉक्टर रियाज़ खुद बता सकते हैं कि वो उन्होंने सवाल किया, कैन वी प्लीज़ रीच आउट टू टुडेज़ स्पीकर्स अहद एंड रियाज़ भाई इन प्राइवेट फॉर एनी फर्दर डिस्कशन। तो इस पे वैसे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, वो भी हम शेयर कर देते हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी सब लोग ही शामिल हैं, तो वहाँ पे भी आप डिस्कशंस कर सकते हैं। जी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलियास भाई, ये मैंने एक वीडियो शेयर किया है, जो आप पूछ रहे थे। जी, थैंक यू अहद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो वी विल कीप इन टच इंशाल्लाह। कोई जैसे वो किसी ने पूछा तो कोई नहीं, कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो किसी का, हमारे जो मेंटर हैं, ट्रेनर हैं, वो तो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी अगर कोई प्राइवेटली भी कोई बंदा मैसेज करना चाह रहा है, फ़ोन करना चाह रहा है, कोई पूछना चाह रहा है, नो प्रॉब्लम। हमें रिज़्क जो है ना वो मैं ये कहता हूँ कि जो रिज़्क जो है ना वो अल्लाह ताला ने हर इंसान का लिखा हुआ है। तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने से, नॉलेज शेयर करने से, किसी को बताने से तो वो बंदा वैसे ही एक दूसरे अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ ज़्यादा कर देता है। अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को बात बताते हैं, किसी का टाइम बच जाता है, वरना वो बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। हर हुँ। हर बंदा रीच कर सकता है, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। और राज भाई के जो कोर्सेज़ हैं, इनकी जो ग्रीन वेव के कोर्सेज़ की प्राइसेस बहुत ही नॉमिनल है, लेकिन उस मेन चीज़ ये वो नहीं है, मेन चीज़ है कि एक कम्युनिटी बन रही है, वहाँ पे हर कोई एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा है। सेशंस हम जो वीकली बाय वीकली हो रहे हैं, ये बिल्कुल ही फ्री हो रहे हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी नॉलेज यूट्यूब पे सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, उस पे भी तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन है। और फिर जो कोर्सेज़ हैं वो फिर डिटेल डेप्थ में जाने के लिए और जो सारे वो कंपनी बनाने के लिए वो कॉमन ही है सारे, मतलब जो शुरू में हम पढ़ते हैं, और माइंडसेट की बात है। और लास्ट टाइम एक डॉक्टर दानिश थे जो काफी सीनियर हैं यहाँ पे, आरएफ में इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में उन्होंने उन्होंने बनाई नहीं ई कॉमर्स, लेकिन लास्ट टाइम यूनिट में जब मिले थे फराज भाई को, तो वो कह रहे थे कि वही सारी नॉलेज वो अपनी कंपनी में जब वो अभी आईटी से उन्होंने सेल्स में शिफ्ट करना था तो उन्हें बड़ी हेल्प मिली। अब वही कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको यूएस में और आगे पीछे सेल्स की पूरी शीट्स बनाने में वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो रही है, क्योंकि नॉलेज है ये तो यूज होती है, और फीस भी बहुत थोड़ी है। बहरहाल जी, तो व्हाट्सएप का ग्रुप भी वैसे लिंक तो शेयर कर दिया। कोर्सेज़ जो है ना वो हमने तो यूट्यूब पे फ्री भी डाल दिए हुए हैं, ताकि जो फ्री देखना चाहते हैं फ्री देखें। ठीक है? वो सिर्फ़ ये है कि अगर एज़ अ मेंटर या एज़ अ ट्रेनर आपको एक पूरा पाथवे मिल जाता है और वो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है? जो आपने काम 2 साल में करना है वो आप 6 महीने या साल में कर जाते हैं और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या आपके कुछ पैसे बच जाते हैं। जैसे रियाज़ भाई ने बताया इन्होंने 15,000 यूरो सोचे हुए थे, बजाय इसके कि ये कहीं पे खर्च करते और उससे नुकसान उठाते, इन्हें पता चल गया कि ये कैसे उसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच। गुड, मेरे ख्याल में इसके साथ ही रैप अप करते हैं, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। ऑल द बेस्ट सब लोगों के लिए, और कल का भी